पूरी बेरहमी से अपने सवाल पूछें जो जो आपने इकट्ठे किए हैं और उन सब पर हम एक ट्रांसपेरेंट बातचीत करें। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि एक क्लास में कानूनन 60 से अधिक बच्चों का बैठना अलाउड नहीं है। तो क्या दृष्टि में भी आग लगने की या इस तरह की कोई दूसरी घटनाएं घटी हैं? जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। एक भी बच्चे की जिंदगी खतरे में ना हो सुनिश्चित करते हैं। बट यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि दृष्टि की कुछ क्लासेस बेसमेंट में चलती हैं, तो क्या ये अलाउड है? क्या वो बेसमेंट भूकंप जैसी स्थितियों के लिए तैयार है? सारे बच्चों को अपने मकान मालिकों से बात करनी चाहिए कि भी मीटर यहाँ से हटवा दो, कहीं और लगवा दो। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है मुखर्जी नगर का, तो संस्थान यहाँ से निकलने के बारे में सोचते क्यों नहीं है? तो हमने कल परसों ये भी तय किया कि हम करोल बाग में भी हिंदी मीडियम के बैचेस आगे चल के शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार के लिए सुझाव है कि अपने फायर डिपार्टमेंट के रूल्स को चेंज करें। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। वो ये था कि आप एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन खुद अनएथिकल व्यक्ति हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के चैनल पर आपका स्वागत है। हाल में कुछ दिनों पहले मुखर्जी नगर में आग लगने की एक घटना हुई। इस घटना में कई विद्यार्थियों को चोटें भी आई। विद्यार्थियों को चोट लगना इस घटना को बहुत गंभीर बना देता है। अब एक शिक्षण संस्थान के तौर पे, जिसका मुख्यालय मुखर्जी नगर में है, हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि हम उच्चतम सुरक्षा मानकों को फॉलो करते हैं। लेकिन हर घटना हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी तैयारियों के प्रति अति आश्वस्त न रहें, हम उनका पुनरावलोकन करते रहें। तो हमने अपनी सारी तैयारियों को फिर से देखा। हमने बेहद पारदर्शी तरीके से अपनी सारी तैयारियों के विषय में एक वीडियो भी बनाया। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पा सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं इस घटना के आसपास जो केवल तैयारियों से नहीं जुड़ी। कई प्रश्न हैं, कई संशय हैं जो बच्चों के मन में, उनके माता पिता के मन में, वाइडर नागरिक समाज के मन में भी हैं। तो हमें लगा कि उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर खुद हो सकते हैं। तो हमने उनको आमंत्रित किया अपने इसी चैनल पर कि वो आकर उन सवालों का जवाब दें। अपने ही चैनल पर क्यों? ताकि हम उन सब मुद्दों को समेट सकें। कुछ मुद्दे न्यूज़ पोर्टल्स ने उठाए हैं, कुछ मुद्दे हॉस्टल पीजी में रहने वाले बच्चों के हैं, कुछ क्लासरूम्स से आए हैं, कुछ हम तक डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से आए हैं और कुछ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो उन सभी सवालों पर तफसील से हम बात कर सकें, इसलिए हमने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर से आग्रह किया। और सर, आपका शुक्रिया कि आप उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हुए। अपने चैनल पे पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन ठीक है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ खुलकर विस्तार में बात होनी चाहिए। जी सर। तो आप पूरी बेरहमी से अपने सवाल पूछें जो जो आपने इकट्ठे किए हैं और उन सब पर हम एक ट्रांसपेरेंट बातचीत करेंगे। जी सर। कुछ सवाल कठिन भी होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो शायद तर्कों की कसौटी पर उतने खरे नहीं उतरते, लेकिन फिर भी उनको पूछना बेहद ज़रूरी है। तो हम सीधे सवालों से शुरू करते हैं सर, कि मुखर्जी नगर में कुछ दिनों पहले जो आग लगने की घटना घटी, उस पर आपकी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आप चुप रहे। आपकी चुप्पी का कारण क्या है सर? दो वजह है। एक तो मैं सोचता हूँ कि जब भी बोलूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलूँ, हड़बड़ी में ना बोलूँ, क्योंकि घटना घटी, ऐसी घटनाओं के साथ फिर बहुत सारी बातें फैलती हैं, अफवाहें भी होती हैं, असुरक्षाएं होती हैं। तो मैं चाह रहा था कि तथ्य पूरे मेरे पास हों, बच्चों की क्या स्थिति है, चोट लगी, क्या हुआ। जब तथ्य हों उसके बाद ही बात करूं और हवाई बात ना करूं। दूसरा ये कि मेरे पास मतलब कोई ऐसा खास मंच है नहीं। जैसे मुझसे एक बच्चे ने मैसेज करके कहा कि आपने इस पर ट्वीट क्यों नहीं किया, तो मैंने आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया ज़िंदगी में। तो मैं बहुत सहज हूँ नहीं। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, मैंने आज से एक भी फ़ोटो अपलोड ही नहीं की है। तो मैं सोशल मीडिया से बहुत असहज रहता हूँ। फेसबुक पर मैंने शायद पिछले 5 साल से एक भी पोस्ट नहीं डाली है। तो मैं उस टॉक्सिक माहौल से खुद को दूर रखता हूँ। तो सोशल मीडिया पर तो मैं था नहीं। फिर मुझे लगा कि अब चीज़ें इतनी स्पष्ट हैं कि अब बात होनी चाहिए, तो फिर मैंने आपको सहमति दी कि बातचीत करते हैं। तो कोई खास वजह नहीं थी। मैं क्योंकि एक खतरा ये भी होता है कि जब आप ऐसे मुद्दों पर पूरी जानकारी के बिना जल्दबाजी में कुछ बोलें, कभी कभी उस बोलने से मतलब एक आग लगने की घटना हुई, वो तो आग बुझ गई कुछ घंटों में, लेकिन जो बोलचाल की आग है वो बुझने में ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे आग और भड़क जाए और लंबे समय तक चले, इससे बेहतर है कि मैं संभल के बोलूं, रुक के बोलूं। तो यही वजह है, कोई और खास वजह नहीं थी।
लेकिन सर यहाँ के इलाके में या सिविल सर्विसेज की देश भर में तैयारी कर रहे बहुत से बच्चे, उनके गार्डियंस आपको अभिभावक के तौर पर देखते हैं। तो अब इस घटना पर आपकी राय क्या है? मतलब क्या होता है कि इस घटना को एक घटना के रूप में ही देखा जाए तो बेहतर है। मुखर्जी नगर की बात कहूँ मैं, दिल्ली के बाकी इलाकों की बात कहूँ जो कमर्शियल सेंटर्स हैं दिल्ली में या पूरे देश में ही, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में हम लोग एक बहुत ही कमज़ोर देश हैं, बहुत कमज़ोर समाज है, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी इलाका हो। संयोग किसी किसी के साथ बुरा होता है। 2019 में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं घटी थी। 2019 में शायद फरवरी में करोल बाग में एक होटल है अर्पित पैलेस, वहाँ मेरे ख्याल से 15 के आसपास व्यक्तियों की मृत्यु हुई। आग लगी, धुआं उठा, बाहर से निकलने का रास्ता नहीं था, एक ही एग्जिट था, वहीं आग लगी हुई थी। वो होटल अभी भी जला हुआ दिखता है। जब मैं करोल बाग जाता हूँ तो उसको देख के सोचता हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। उसी साल मई में सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसी घटना घटी। एक ही सीढ़ी थी, उसी में कुछ सामान रखा था, वहीं आग लगी। टायर रखे हुए थे शायद, उसके धुएं से, कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटा। बहुत सारे बच्चे मतलब कुछ कूदे तो उस वजह से उनको चोट लगी, मृत्यु हुई, कुछ धुएं से दम घुटा। उसी साल दिल्ली में एक कोई मंडी है, अनाज मंडी शायद है, वहां तो मेरे ख्याल से 40 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मजदूर बहुत सारे सोए हुए थे, अचानक आग लगी और एग्जिट का ही रास्ता था, उसी में आग लग गई थी। 20-21 में क्योंकि कोविड था तो एक्टिविटीज चल नहीं रही थी, इसलिए ऐसे इंसिडेंट नजर नहीं आते हैं। 22 में फिर दिल्ली में मई महीने में एक बड़ी खतरनाक आग लगी थी मुंडका में। और ये मई जून के महीने में अक्सर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एसी का लोड ज्यादा होता है, मीटर्स का सैंक्शन लोड कम होता है, ज्यादा लोड की चीजें हम यूज करते हैं, उससे तारें ज्यादा गर्म होती हैं और शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा रहता है। और अगर वहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय ना हो तो ऐसा होता है। तो मैं इस घटना को इस रूप में नहीं देखता कि किसके साथ हुआ, किसने किया, उस बिल्डिंग में कौन कौन लोग थे, वो उतना महत्वपूर्ण मसला नहीं है, क्योंकि कोई भी हो सकता था। मतलब एक्स की जगह वाई भी हो सकता था, जेड भी हो सकता था। पर यह है कि जब हम कुल मिला के एक ऐसी स्थिति में हों कि 90% बिल्डिंग्स बारूद के ढेर जैसी हैं, तो चिंगारी कब कहाँ से आएगी कहना मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। मुझे विशेष रूप से उन बच्चों को लेकर जिनको चोट लगी, उनके पेरेंट्स को लेकर मतलब ट्रेजिक फीलिंग है। तो अब मैं इससे क्या कहूँ, बहुत दुखद घटना है। आपने कई इंफ्रास्ट्रक्चर के विषयों की बात की इस बीच, इस पर हम सर बाद में आएंगे, लेकिन पहले इस घटना से जुड़े कुछ और सवालों की चर्चा करनी है। तो आपको जब इस घटना की जानकारी मिली तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको ये जानकारी कब और कैसे मिली? मैं उस समय मुंबई में था, अपने निजी काम से गया हुआ था 2 दिनों के लिए। तो मैं लगभग 12:30 बजे की घटना है। मुझे 1 बजे के आसपास मेरे एक सहयोगी साथ में थे, गौरव, उन्होंने बताया कि मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में ऐसे ऐसे आग लगी है, कुछ बच्चों को उससे मतलब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो फिर वो लगातार खोजबीन करते रहे, कहाँ हुआ क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कुछ देर में कि एक क्लासरूम था जहाँ अखिल सर पढ़ा रहे थे और वो भी उस मतलब स्थिति में शामिल हो गए थे, उनके साथ भी खतरा हो गया था। तो फिर मैंने इधर से 1-2 टीचर से मुझे मैसेज भी आने लग गए थे उसी समय तक कि ऐसे ऐसे हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि मतलब खतरा है, डर है कि ऐसा हो सकता है कि 1-2 बच्चों की मृत्यु हुई हो। तो मैं बहुत चिंतित हुआ। तो मैंने अखिल सर को ही मैसेज किया। अखिल मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी भी चिंता थी, बच्चों की भी चिंता थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक, कुशल मंगल, और मैंने ये भी कहा कि भाई सभी संस्थाएं मिलकर कुछ नीतिगत फैसले करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर उनका जवाब आया। फिर मैंने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों से बातचीत की, वहीं से मुंबई से ही पूछा कि भाई क्या रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। तो उन्होंने बताया कि सर 1-2 बच्चों को लेके उनके चोट बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं बचेंगे ना, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है और अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मतलब ये अकेली सुखद बात उस समय मुझे लगी जब मैं मुंबई से दिल्ली आ रहा था। फिर मैंने अखिल सर को फ़ोन पर बात भी की, और उनको, वो उस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे। परेशानी दोनों तरह की होती है, एक तो अपना जीवन जब खतरे में होता है, फिर अपने साथ में कई बच्चों का जीवन भी। तो उनको मैंने फिर
जो ऐसे समय में बात की जा सकती है कि चीज़ें ठीक होंगी, चिंता ना करें। और तब तक पुलिस से मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि फ़िलहाल किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। उस समय तक उन्होंने ये बात कही थी। मैंने अखिल जी को बताया कि अभी ऐसा नहीं हुआ है फ़िलहाल, तो उनको ये भी बहुत चिंता उस समय थी कि पता नहीं बच्चों की स्थिति क्या है। फिर मैं 3:45 की फ़्लाइट से दिल्ली आया उसी दिन और करीब 7:30 बजे मुखर्जी नगर पहुंचा। फिर मैंने अपने स्टाफ में जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं उन सबके साथ वर्बल मीटिंग की और सुनिश्चित किया कि हम लोग अपने स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पे भी सर हम आएंगे, बट आपकी राय में ये जो घटना घटी, ये एक हादसा था या किसी की लापरवाही का नतीजा था? और अगर इसमें लापरवाही शामिल थी तो वो किसकी लापरवाही थी? देखिए, हादसे दो तरह के होते हैं। एक हादसा होता है जो प्योरली नेचुरल होता है कि आप कहीं ठीक तरीके से रह रहे हैं, अचानक बिजली गिर गई, अचानक भूकंप आ गया, अचानक बाढ़ आ गई, पहले से अनुमान नहीं था, तो हादसा हो गया। दूसरा होता है कि है तो हादसा लेकिन उसमें किसी न किसी मात्रा में ह्यूमन इंटरफेरेंस भी जिम्मेदार होता है। जैसे भूकंप आने से बिल्डिंग गिरी, पर वो बिल्डिंग ऐसी थी जो नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनी हुई थी, या कहीं आग लगी जहां ऐसी स्थितियां थी कि लग सकती थी। कोई व्यक्ति कार चला रहा है, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई। अब बिना हेलमेट के बाइक चलाने में उस व्यक्ति की भी कोई तो जिम्मेदारी बनती ही है। बिना सीट बेल्ट के कार में बैठने में अगर एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनेगी अगर मैं बिना सीट बेल्ट के बैठा हूं तो शुद्ध रूप से हादसा नहीं है। शुद्ध रूप से ऐसा नहीं कि साजिश किसी ने की हो, थोड़ी सी लापरवाही तो है ही। लापरवाही कई स्तरों पर है। और मैं फिर बार बार आपसे कहूंगा कि यह मसला इसका नहीं है कि उस बिल्डिंग में किस किस की संस्थाएं चल रही थी। उस बिल्डिंग में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, एक लाइब्रेरी थी। लेकिन सवाल ये नहीं कि उस बिल्डिंग में आग लगी। मुखर्जी नगर में ऐसी कम से कम 50-100 बिल्डिंग्स होंगी, बल्कि शायद 150-200 बिल्डिंग्स होंगी अगर हॉस्टल्स को मिला लें। ये किसी में भी हो सकता था। ये संयोग है, दुर्योग है कि उनके साथ हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता था। लेकिन लापरवाही का जो मसला है क्या है, जिस नक्शे से बिल्डिंग्स बनती हैं उस लेवल पर भी एक लापरवाही है कि हमने पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई कि फायर एग्जिट हर बिल्डिंग में अनिवार्य हो। ये पॉलिसी नहीं है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स को लेकर एक लापरवाही सभी बिल्डिंग के मालिकों में दिखती है आमतौर पर। मतलब होता नहीं कि हम एक माइंडसेट में होते हैं कि सब ठीक ही होगा, भगवान भरोसे रहते हैं। तो वो यहां भी दिखता है, वो सूरत में भी था, वो दिल्ली की हर बिल्डिंग में दिखता है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने जानबूझ के लापरवाही बरती, लेकिन हाँ, एक सामूहिक लापरवाही हमारे समाज में इन मुद्दों को लेकर है। दिल्ली के किसी मार्केट में आप चले जाइए, जो कमर्शियल मॉल वगैरह हैं उनकी बात थोड़ी अलग है क्योंकि वेल मेंटेन्ड होते हैं। लेकिन बाकी अगर आप प्राइवेट मार्केट में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो लगभग हर बिल्डिंग में आपको दिखेगा, कुछ को छोड़ के 10% को छोड़ दीजिए, कि फायर सेफ्टी को लेकर नॉर्म्स का लगभग पालन नहीं होता है। तो हाँ, उस सेंस में तो ये लापरवाही है ही। लेकिन मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को इंगित करने से, मतलब वो मेरी नीयत नहीं है। लगभग कोई भी संस्था होती तो ऐसा हो सकता था, कोई लाइब्रेरी होती, कोई हॉस्टल होता तो ऐसा हो सकता था। ठीक है सर, बट अगर लापरवाही की बात है तो अब इस विषय से जुड़े कुछ कानूनी मसलों पर आते हैं जो सोशल मीडिया में, न्यूज़ में पूछे जाते रहे कि क्योंकि ये आग से जुड़ी घटना है, तो दिल्ली में फायर सेफ्टी से जुड़े क्या कानून हैं और वो कोचिंग्स पर कितना लागू होते हैं, किस प्रकार से लागू होते हैं, और क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनको फॉलो कर पाते हैं? फायर सेफ्टी के कानून किसी विशेष व्यवसाय के लिए अलग से, मतलब अगर होते होंगे तो केवल उनके लिए जहां कुछ विस्फोटक पदार्थ होते होंगे। बाकी वो अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये ऑफिस के लिए है, ये स्कूल के लिए है, ये कॉलेज के लिए है। हमारे दिल्ली में एक एक्ट है 2007 का, जिसको दिल्ली फायर सर्विस एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के तहत 2010 में रूल्स बने थे, दिल्ली फायर सर्विस रूल्स। उन रूल्स में रूल नंबर 27 अगर आप पढ़ेंगे, बड़ा क्लियरली वो कहता है कि जिन बिल्डिंग्स की हाइट 15 मीटर से कम है, यानी कि 50 फीट से कम है, या जिन बिल्डिंग्स में ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिलें इतना ही है, उसके ऊपर नहीं है, उन्हें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
इतना ही नहीं, अगर आप एनओसी मांगेंगे तो मिलता भी नहीं है। जैसे हमने 1-2 बिल्डिंग्स के लिए एनओसी मांगा, हमने लैंडलॉर्ड से कहा हमारी अपनी बिल्डिंग्स तो नहीं के बराबर है, हम किराए पे ही सारा काम करते हैं। दृष्टि की जितनी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो करोल बाग में हो, जयपुर हो, इलाहाबाद हो, मुखर्जी नगर की भी कुछ बिल्डिंग्स, नेहरू विहार की सारी बिल्डिंग्स सब किराए पे हैं, हमारी अपनी बिल्डिंग्स नहीं है। तो हम लैंडलॉर्ड से अक्सर कहते हैं कि हमें एनओसी या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दिलवाइए। तो 1-2 लैंडलॉर्ड्स ने एनओसी मांगा फायर डिपार्टमेंट से, तो क्या लिख के आया पत्र में कि इस बिल्डिंग पर एनओसी के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, आपको एनओसी नहीं मिल सकता है। तो ये तो बात रही एनओसी की। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर वो 5 मंजिल से ऊपर के बिल्डिंग में चल रहे हैं तो एनओसी चाहिए, लेकिन अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट 2-3 मंजिल वाली बिल्डिंग में चलते हैं, 4 मंजिल में चलते हैं, ग्राउंड +4 उससे ऊपर चलते नहीं है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि आपको अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स अप्लाई करें, क्योंकि मामला सिर्फ कानून का नहीं है ना। जिस दिन आग लगती है, आग तो ये पूछ के नहीं आता कि कानून क्या कहता है, आग तो जलाती है सीधे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी उद्यम हो, उस उद्यम के प्रमुख को उसकी अपनी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो खुद अपने स्तर पर कोशिश करे कि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और ये बात फायर डिपार्टमेंट भी कहता है। जब आप उनसे एनओसी मांगेंगे तो जवाब में क्या लिखेंगे कि यू आर excluded from the rule number 27 of Delhi Fire Service rules, पर साथ में कहते हैं but we will expect that you maintain the fire safety standards on your own according to National Building Code 2016। एक NBC है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, जो बनाया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, BIS ने, भारतीय मानक ब्यूरो ने। वो ये बताता है, 2016 का कोड लेटेस्ट अभी चल रहा है, वो ये बताता है कि कोई भी बिल्डिंग बनाते समय सुरक्षा के किन किन मानकों का ध्यान रखना है। सुरक्षा ही नहीं, स्ट्रक्चर में मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो सब जो नियम है, ये रिकमेंडेशन होती है, और मतलब भवन निर्माताओं को रिकमेंड किया जाता है कि वो उस कोड का पालन करें। तो उसमें ये सब लिखा होता है कि आपके फायर एग्जिट हों, फिर फायर सेफ्टी के और नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें, स्ट्रक्चरल सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, वो सब उसमें लिखा होता है। तो अगर आप कानूनी बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यदि कोई 4थी मंजिल के ऊपर वाली बिल्डिंग में है, मतलब ग्राउंड +4, 5 मान लीजिए, 5 के ऊपर है, उसे एनओसी लेना पड़ेगा। बाकी कोई इंस्टीट्यूट या कोई शॉप या कोई ऑफिस या कोई रेस्टोरेंट एनओसी मांगेगा भी तो उसको नहीं मिलेगा। और ये बहुत गलत नियम है मेरे ख्याल से। दिल्ली सरकार को इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 2020 में ऐसा जिक्र किया था 19 की घटनाओं को देखते हुए कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नया कोड बनाएंगे, लेकिन वो मामला सिर्फ कोचिंग का नहीं है, हर व्यवसाय के लिए होना चाहिए। और ये क्यों है कि 4 मंजिल तक हम एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है। एनओसी को लेकर कुछ रूल्स हमें चेंज करने की ज़रूरत है लंबे समय से, देखिए कब होता है। तो इससे जुड़ा एक सवाल जो कई जगहों पर तैर रहा है, कई प्लेटफॉर्म्स पर आया है, कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस के पास ना कोई लाइसेंस है, ना कोई एनओसी, और इन इंस्टीट्यूशंस में सारे ना सिर्फ कोचिंग शामिल हैं, बल्कि वो तमाम पीजी शामिल हैं, गेस्ट हाउसेज शामिल हैं जो इस एरिया में चल रहे हैं। किसी के पास ना कोई एनओसी है, ना कोई लाइसेंस। तो क्या इनमें से किसी को भी किसी एनओसी और लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है? एनओसी की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है, मतलब वो मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा एनओसी। एनओसी मतलब फायर डिपार्टमेंट से। लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लाइसेंस केवल उन उद्यमों को चाहिए होता है जो या तो कोई विशेष योग्यता पे टिके हुए, जैसे डॉक्टर है, आपको अगर क्लिनिक खोलना है, दवाई की दुकान खोलनी है, तो फार्मासिस्ट का लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप कोई क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं तो डॉक्टर का लाइसेंस नंबर चाहिए होता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ के लाइसेंस है, राशन की दुकान का लाइसेंस चाहिए होता है। या कुछ ऐसी चीज़ें जो खतरनाक हो सकती हैं, जैसे आपको भाई ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए क्योंकि आप गाड़ी चलाते हुए किसी को मार सकते हैं, हथियार का लाइसेंस चाहिए, तो वो एक ज़रूरी चीज़ है। भारत सरकार ने भी और राज्यों की सरकारों ने भी बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को किसी लाइसेंस से मुक्त रखा हुआ है, और कोचिंग उनमें से एक है। जो स्कूल है, कॉलेज है, उनके लिए एफिलिएशन चाहिए होता है, तो वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं या यूनिवर्सिटी से होते हैं, वहाँ से एफिलिएशन की नॉर्म्स पूरी करनी होती हैं। तकनीकी कॉलेज है तो NCTE से करना होता है। अब लॉ का कॉलेज है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक रिकॉग्निशन चाहिए होता है। तो सबके अपने अपने नियम है। ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेजेस में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता, वो केवल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन चाहिए होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि डिग्री नहीं देती है, डिप्लोमा नहीं देती है, तो वो किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वाले नियमों में शामिल नहीं होता है।
तो फिलहाल भारत में मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोड नहीं है, सेंटर में तो नहीं है, स्टेट्स में, यूपी में, बिहार में एक एक एक्ट है, पर वो एक्ट इस मामले में स्ट्रिक्ट एकदम नहीं। वो ये नहीं कहता कि आपको, मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता है, तो रजिस्ट्रेशन वो आप तौर पर हो जाता है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो फिलहाल कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जो चाहिए होता है। हाँ, आपको जीएसटी पे करना होता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, GSTIN बोलते हैं। आपको अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अपना पैन चाहिए। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP है या सोसाइटी है या ट्रस्ट के तौर पे चला रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका एक अलग से पैन और GST नंबर चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और यदि आपके यहाँ स्टाफ 10 से ज़्यादा है तो स्टाफ के जो लेबर लॉज लागू होते हैं, जैसे पोस्ट लागू हो जाता है, जैसे जो फैक्ट्रीज एक्ट की कुछ कंडीशंस हैं वो लागू होती हैं, PF की कंडीशंस हैं, ESI की कंडीशंस हैं, वो सब लागू होती हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की होती हैं बहुत कम संस्थाओं पे जो काफ़ी बड़े स्तर पे काम करती हैं, तो ये सब लागू होता है, लेकिन लाइसेंस अलग से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या सर ये थोड़ा विडंबनापूर्ण नहीं है कि वो तमाम संस्थान, जैसे कि आपने एक क्लिनिक का नाम लिया या रेस्टोरेंट्स का नाम लिया, जिसमें कम संख्या में लोग हैं, उन पर कई प्रकार के लाइसेंसिंग नॉर्म्स लागू हैं, और शिक्षण संस्थान जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर ये नॉर्म्स नहीं लागू हैं, क्योंकि इस चलते ये पूरी तरह सेल्फ रेगुलेशन के दायरे में आ जाता है। तो यहाँ से इस पर आपकी राय के बाद एक सवाल भी बनता है कि इस सेल्फ रेगुलेशन वाले आइडिया को देखते हुए आप दृष्टि संस्थान के संस्थापक के तौर पर, ओनर के तौर पर, ये सेल्फ रेगुलेशन कैसे इंश्योर करते हैं? पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार को एक एक्ट लाना चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए रेगुलेशन ज़रूरी बना देने चाहिए, लाइसेंस या एफिलिएशन या कुछ ऐसा। और ये तय होना चाहिए कि सेफ्टी के नॉर्म्स कितने हैं, क्लासरूम का साइज़ कितना है और क्लासरूम के साइज़ के अनुसार कितने बच्चे वहाँ बैठेंगे, वो सब नियम होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए। और मैं जब भी सरकार ऐसा एक्ट बनाएगी मैं उसके समर्थन में खड़ा रहूँगा। हाँ, अगर वो ऑटोनॉमी को बहुत ख़त्म करेगा तो फिर उतना विरोध तो करेंगे, लेकिन ऐसा हर रेगुलेशन जो बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए चीज़ों को आसान बनाता हो, बच्चों की ज़िंदगी को सुरक्षित बनाता हो, मैं उसके पक्ष में हूँ। और ये कहने में मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं है। ऐसा होना चाहिए। होना तो ये चाहिए, जैसे भी राजस्थान सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक अलग से हब बना दिया, उसका नाम कोचिंग हब या कुछ नाम रखा है। इस बार मैं जयपुर गया तो मैंने देखा, दूर से देखा, अंदर जाकर नहीं देखा। एक इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप अगर कर दें और उसमें वो सारी नॉर्म्स हों जो कॉलेज की बिल्डिंग्स में होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो कितना आसान हो जाए। अब दिक्कत क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत सस्ते रेट पे मिलती हैं, ज़मीनें बहुत सस्ते रेट पे मिलती हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल लैंड है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मजबूरी है कि उनको कमर्शियल बिल्डिंग में काम करना है। कमर्शियल बिल्डिंग की कीमत इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से कई गुना ज़्यादा होती है, किराया कई गुना ज़्यादा होता है, उन पर भी दबाव रहता है। ऐसा नहीं कि मामला केवल एक तरफ का है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने से प्रायः कम खर्चे में कॉलेज खोला जा सकता है, जबकि कॉलेज में 1-2 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल लैंड होती है। इंस्टीट्यूशनल लैंड की कीमतें कमर्शियल की तुलना में बहुत कम होती हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इंस्टीट्यूट्स को इंस्टीट्यूशनल लैंड में परमिशन दे दें, लेकिन ऐसी परमिशंस नहीं है हर जगह। दिल्ली तक में कमर्शियल के अलावा आप नहीं खोल सकते। अभी पिछली पॉलिसी में इंडस्ट्रियल में पहली बार शामिल किया गया है। दिल्ली में एक तो ज़मीन वैसे ही कम है, इंस्टीट्यूशनल लैंड्स और कम हैं। अभी सरकार में इतना शायद साहस नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस लायक समझे कि वो ज़मीन उनको दे, जबकि मेरी मान्यता है कि मिलनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल में अगर दिया है उन्होंने तो कम से कम इंडस्ट्रियल 1-2 पॉकेट्स ऐसी बना दें, यहाँ सभी इंस्टीट्यूट से बात करके उनको इनवाइट करें, वहाँ सुरक्षा के नॉर्म्स के साथ वो अपना काम कर सके। मतलब सरकार की भी तो लचर नीतियाँ हैं, इसमें केवल ये थोड़ा ना कि जो काम कर रहे हैं आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, बिजनेस को केवल आर्थिक रूप में ना लें। कोई भी उद्यम यदि आप कर रहे हैं, उस उद्यम को आसान बनाना सरकार की भी तो भूमिका है। और सरकार यदि इंस्टीट्यूशनल प्लेस भी नहीं दे सकती है, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में इतनी दिक्कतें हैं, पड़ोस में यहाँ पर एक ज़मीन बहुत बड़ी है, आप जानते होंगे, जहाँ अब शायद अंबेडकर यूनिवर्सिटी आने की बात चल रही है। ये गांधी विहार के पास जो ज़मीन है बहुत बड़ी, कई मतलब मेरे ख्याल से सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। आप इतना कर सकते थे कि वहाँ पर 5-10 एकड़ ज़मीन निकाल के इंस्टीट्यूट्स को वहाँ ले जाते। दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास भूमि जो है विषय नहीं है, वो केंद्र के पास है। DDA कर सकता है। तो DDA की तरफ से आज तक ये बात एक बार भी नहीं आई। और DDA को भी तो अंदाजा है कि कोचिंग हब यहाँ पर है। ऐसे ही GS राय में है, ऐसे ही करोल बाग में है, और भी लक्ष्मी नगर में है।
लक्ष्मी नगर की स्थिति में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ तो चिंता और ज़्यादा है यहाँ से भी। अब इस संयोग की बात है, घटना कहाँ घटी। तो इन सब एरियाज के आसपास इंडस्ट्रियल पॉकेट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल लैंड्स हैं। एक बार कोशिश करने की बात है कि डीडीए प्लस दिल्ली सरकार मिलके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिकों से बात करके, मशवरा करके कुछ एरियाज फिक्स कर दें, सब लोग वहाँ ले जाएं और वहाँ उनको थोड़ी सस्ती दरों पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए कि वो आराम से पढ़ा सके वहाँ। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सर, सेल्फ रेगुलेशन वाले सवाल पर मैं फिर से बाद में आऊँगा, लेकिन बीच में एक और सवाल ध्यान में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कि कोई इस तरह के स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स नहीं है, और हम जानते हैं कि कोचिंग संस्थानों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे बैठ के एक क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, जबकि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि एक क्लास में कानूनन 60 से अधिक बच्चों का बैठना अलाउड नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ये 60 वाली बात अगर किसी ने कही है तो उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोड पढ़ लिया होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब किसी कॉलेज को लॉ का कोर्स चलाने की परमिशन देती है 60 सीट्स एक बार में देती है। वो हर का अलग अलग है। एनसीटी जब टेक्निकल का देगी तो संख्या अलग होगी, तो वो एक साल में एक सेक्शन में इतने बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे कोड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई कानून है ही नहीं, तो फिर उसमें संख्या वाला भी नहीं है। और मसला संख्या का नहीं है, मसला सुरक्षा का है। अगर संख्या का मामला होता, ऐसे ऐसे ऑडिटोरियम्स हमारे पास हैं जहाँ हज़ारों लोग बैठते हैं। अभी कल मुझे कॉलेज से इन्विटेशन आया कि हमारे ऑडिटोरियम में 2500 बच्चे बैठते हैं, आप वहाँ आइए। अब ऐसी संस्थाएं हैं ना जो 2500 बच्चे बैठते हैं। सिनेमा हॉल में 1000 लोग बैठा ही करते थे, मल्टीप्लेक्स से पहले 1000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती थी। तो मसला भीड़ से ज़्यादा मसला ये है कि किसी इमरजेंसी में एग्जिट के प्रोविजंस क्या होंगे, वो सब देखने की बात होती है। तो सर, इमरजेंसी से जुड़ा ही एक और प्रश्न है जो सोशल मीडिया पे भी वायरल रहा, मीडिया में भी पूछा गया, कि एक अफवाह रही कि बहुत से बच्चे मिसिंग हैं। तो इस अफवाह पर एक तरफ अलग बात हो गई, लेकिन ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्थानों के पास मॉनिटरिंग का क्या मैकेनिज्म होता है? मसलन उनका फ़ोन नंबर, उनके अभिभावकों का फ़ोन नंबर, उनका लोकल एड्रेस, वो क्लास में मौजूद थे या नहीं थे, उस समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये सब प्रोवाइड कराना, बच्चों का डेटाबेस प्रोवाइड कराना, या ऐसी दुर्घटनाओं के बाद एक हेल्पलाइन की व्यवस्था करना, ताकि सब लोग ट्रांसपेरेंटली ये जान सकें कि जो बोला जा रहा है, बच्चे मिसिंग हैं, नहीं हैं, कितने घायल हैं, कहाँ पे भर्ती हैं। ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया सर, लेकिन इस विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, मुझे मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूशंस का बहुत आइडिया नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ चीज़ें वाइट में नहीं होती हैं, कहीं कहीं चीज़ें ब्लैक में होती हैं। ब्लैक का मतलब ये होगा कैश में फीस ली, रसीद नहीं दी, जीएसटी बचा लिया, इनकम टैक्स बचा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें कई लोग कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास ऑफिशियल अकाउंट्स ऐसे नहीं होते कि वो सरकार को दिखा सके। लेकिन यदि कोई संस्था ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, जीएसटी पूरा पे कर रही है, जैसे मैं दृष्टि को लेकर ये बात बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसको हम डीएमएस बोलते हैं, दृष्टि मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी कोई बच्चा हमारे एडमिशन लेता है उस सॉफ्टवेयर पे ही एडमिशन होता है, उसी पे ऑनलाइन फॉर्म बनता है, उसी से रिसीट्स निकलती है, उस पर जीएसटी नंबर लिखा होता है, उसी से उसका आई कार्ड प्रिंट होता है, उसके आई कार्ड की कोडिंग होती है उस एडमिशन के साथ में। तो दृष्टि में जब भी कोई बच्चा क्लास में जाता है अपना आई कार्ड लेके, वो आई कार्ड जो है वो एक तकनीक है, एनएफसी बोलते हैं उसको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं एनएफसी को। उस आई कार्ड में चिप लगी होती है। हमने अपने जितने भी गेट्स हैं क्लासेस के, उन सब पे जो गार्ड्स होते हैं उन सबको मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड की हुई है जो उससे कनेक्टेड है। तो जैसे ही वो बच्चा उस फ़ोन के पास अपना आई कार्ड ले जाएगा 4 सेंटीमीटर की रेंज में, तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो हमारे पास तो जनरली जब भी कोई क्लास चल रही होती है एक बच्चे की अटेंडेंस होती है, और उसका कार्ड कनेक्टेड है हमारे डेटाबेस से। डेटाबेस में उसका नाम, पेरेंट्स का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, हर चीज़ होती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, सब चीज़ें होती हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ कोई डेमो क्लास के लिए आते हैं, मान लीजिए कि एक दिन कोई पेरेंट्स और बच्चे अचानक आ गए कि हमें क्लास देखना चाहते हैं, उस समय संभव नहीं है कि सारा फॉर्म भरवा लें, तो हम उस क्लास में नहीं, एक दूसरे क्लासरूम में प्रोजेक्टर की मदद से उनको बिठाते हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं, देख लें क्लास, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सीसीटीवी वहाँ पर हमारा मतलब दृष्टि में केवल वॉशरूम्स को छोड़ दें तो सीसीटीवी हर जगह इंस्टॉल्ड है और एक्टिव रहते हैं सीसीटीवी। तो कितने बच्चे किसी क्लास में गए, वहाँ से लेकर उनका चेहरा, कितने लोग थे, हम उन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सीसीटीवी अधिकांश संस्थाएं यूज़ करती ही होंगी, मुझे बहुत अनुमान नहीं है, लेकिन
करना भी चाहिए। किसी ऐसे क्राइसिस में कम से कम पहचान तो सकते हैं कितने बच्चे थे वहाँ पर और वो सारे सेफ हैं कि नहीं है। मिसिंग बच्चे कितने हैं कितने नहीं है मेरे पास, मतलब अगर मैं पुलिस में होता तो मैं शायद जानकारी दे पाता। मैंने दिल्ली पुलिस के अपने कुछ मित्रों से पूछा जो सीनियर पदों पर हैं, उनके हिसाब से मुझे जो बताया गया वो ये कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे एक दो बच्चों ने ऐसा बताया 4 दिन पहले कि कुछ बच्चे मिसिंग है, तो मैंने उनसे इतना कहा कि आप मुझे नाम अगर बता सकें उन बच्चों के, नाम, पेरेंट्स के नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं, अगर आप मुझे लिस्ट दे सकें तो मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि मैं मीडिया से, पुलिस से बात करके एक बार जांच करवा लूँगा। मेरे पास लिखित कोई लिस्ट अभी तक आई नहीं है ऐसी, अगर आएगी तो मैं निश्चित रूप से अपने स्तर पर कोशिश करूँगा। सर, आप इतनी सारी बातें तफसील से बता रहे हैं और कुछ बातों के विषय में ये भी कह रहे हैं कि सूचना नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक सवाल मन में ये भी आता है कि इतने सारे संस्थान एक ही जगह पर चल रहे हैं, तो क्या इनके प्रबंधकों के बीच, इनके मैनेजमेंट के बीच आपस में कोई समन्वय तंत्र है? और अगर है तो इस घटना के बाद उस समन्वय तंत्र का, उस कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या था? कोई औपचारिक रजिस्टर्ड संस्था तो ऐसी नहीं है जो सबको मैनेज करती हो। ऐसी एक दो बार कोशिशें हुई पर वो सफल हो नहीं पाई। कोविड के समय जरूर सारी संस्थाएं एक मंच पर थी, मैं भी उनमें था। फिर कुछ उसमें ऐसे डिस्प्यूट्स हुए एक दो मुद्दों पर कि वो चीज़ें कमज़ोर हुई, फिर मैं उससे अलग हुआ। हालांकि हमारे मैनेजमेंट के एक दो मेंबर्स उस ग्रुप में शामिल हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं इन चीज़ों में और वो कोऑर्डिनेशन अच्छा करते हैं। उनसे मेरी पर्सनल बात लगातार 3-4 दिन में हुई है, 2-3 बार हुई है। जैसे ये कि क्लासेस कब से शुरू करनी चाहिए, उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा मेरी राय में अभी हमें रुकना चाहिए। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, पुलिस डीसीपी साहब सबको बुलाने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी एक मीटिंग उन्होंने की है कल या परसों में। कई इंस्टीट्यूट से भी एक मीटिंग और होनी है जिसमें हम लोग भी जाएंगे, मतलब हमारी टीम से कुछ लोग जाएंगे। ऐसे शायद फायर डिपार्टमेंट कुछ मीटिंग्स करने वाला है, शायद एमसीडी भी कुछ मीटिंग्स करने वाली है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अभी शुरू करने का वक्त आ गया, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ख्याल से भी रुकना चाहिए। पहले ये सब चीज़ें देखने के बाद हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है वो सब देखना चाहिए, फिर हमें शुरू करना चाहिए। तो ऐसी सहमति हम लोग आपस में बना लेते हैं। आपने सर ये बात कही कि आपस में ये बात हुई कि कब खुलना चाहिए, क्योंकि एक अंदेशा जो अगेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे छाया रहा वो ये था कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं थी तो उस घटना के बाद, उस दुर्घटना के बाद सारे संस्थान बंद क्यों हैं? बंद इसलिए है कि एक तो ऐसी हर घटना आत्मनिरीक्षण का मौका देती है, इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है। जब सूरत की घटना घटी, मतलब दृष्टि में अब तो क्योंकि 25 साल हो गए दृष्टि को चलते हुए, जब जब देश में कहीं भी कोई दुर्घटना हुई तब तब हमने उससे सीख ली। कभी कभी हमारे साथ भी हुई घटनाएं। तो एक तो ऐसे इंसिडेंट के बाद आत्मनिरीक्षण का समय होता है कि हम सब अपनी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर लें, ऑडिट कर लें कि फायर सेफ्टी की स्थिति हमारे यहाँ कैसी है, एक ऑडिट होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से सबने ये भी सोचा ही होगा। दूसरा, जब बहुत सारी पुलिस होती है, सीआरपीएफ होती है, उस समय माहौल ऐसा होता है कि सब लोग ये मान के चलते हैं कि इस समय हमें भी बच्चों के दुख में शामिल होना चाहिए और मतलब काम इतना ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर समय काम ही करते रहें। फिर जब दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद मेरी व्यक्तिगत राय ये बनी कि क्योंकि 4 डिपार्टमेंट्स को कहा है हाई कोर्ट ने, तो अब 4 डिपार्टमेंट्स हमसे बातचीत करेंगे, सबसे चेक करेंगे सब चीज़ें। ये 4-5-7 दिन का काम कम से कम है। तो मैंने बच्चों को यही मैसेज दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अगले 4-5 दिन में ऐसे कुछ जांच वगैरह होनी चाहिए, उसके बेस पर हम तय करेंगे कि कब शुरू किया जा सकता है। इसलिए बंद है मेरे ख्याल से, क्योंकि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस ने, डीसीपी साहब ने परसों मीटिंग बुलाई सबके साथ, मतलब आधे इंस्टीट्यूट के साथ, आधे के साथ बुलाएंगे। अब क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आ गया था, तो मंडे के बाद से ही ये होना था कि एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट ये सब आएंगे और बातचीत करेंगे। आपने इस बीच में सर एक जिक्र किया इस उत्तर में कि हमारे साथ भी, यानी दृष्टि संस्थान में भी कुछ दुर्घटनाएं कभी कभी घटी हैं। तो क्या दृष्टि में भी आग लगने की या इस तरह की कोई दूसरी घटनाएं घटी हैं? और अगर घटी हैं तो उसके बाद क्या बदलाव हुए हैं? 2004 या 5 में एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक नई बिल्डिंग ली दृष्टि के लिए, जो मुखर्जी नगर में घुसते सबसे पहली बिल्डिंग है, जो आजकल हमारा रिसेप्शन काउंसलिंग का केंद्र है, 641 मुखर्जी नगर। वो बिल्डिंग 2004 में हमने ली थी, वो खरीदी थी हमने बिल्डिंग, मतलब उसमें 2 फ्लोर बने हुए थे। तो बिल्डिंग ली, उसमें एसी वेसी लगे, सब कुछ हुआ। मैं तो अनाड़ी था और उस समय दृष्टि में कुल मिला के 3-4 लोग ही काम करते थे। बिल्डिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बिल्डिंग क्या होती है, मजबूती क्या होती है,
मुझे तो पढ़ाना था, वहाँ क्लास चलती थी मेरी। एक दिन क्या हुआ कि खिड़की में जो विंडो एसी लगा हुआ था, पूरी खिड़की समेत विंडो एसी नीचे गिर गया, और बहुत बड़ा फ्रेम था खिड़की का। भगवान का लाख लाख शुक्र है कोई था नहीं वहां पर, यदि वहां कोई होता तो हादसा हो जाता। अब कोई कह सकता है कि मुझे पता होना चाहिए था, पर जितने उद्यमी हैं भारत में या कोचिंग की दुनिया में, अधिकांश को नहीं पता होता ये सब चीजें। बिल्डिंग की मजबूती क्या है, खिड़की कैसे मजबूत होगी, खिड़की का फ्रेम कितना मोटा होना चाहिए, लोहे का हो कि लकड़ी का हो, लकड़ी अंदर कहाँ तक उसका कांटा गया हुआ है, ये सब तो आइडिया था ही नहीं। लेकिन वो दृश्य देख के मुझे ये जरूर लगा कि ये दिन बहुत घातक हो सकता था। और उसके बाद तो हमने उसी दिन क्या किया कि एक व्यक्ति हमारे इलाके में जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की उनके घर जाके। मैंने कहा सर एक बार हमारी सारी बिल्डिंग, उस समय एक या दो बिल्डिंग्स थी, मैंने कहा एक बार आप उनको ठीक से ऑडिट कर लीजिए। उनकी टीम आई, पूरा ऑडिट किया, जहाँ जहाँ उन्होंने जो सुझाव दिए हमने वो काम करवाए। तो मुझे एक तसल्ली हो गई कि ठीक है अब कम से कम, और कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग के बाहर की तरफ लटके हुए एसी से बचें। तो स्प्लिट एसी हो और उसका फ्रेम ऐसी जगह हो जहाँ सेफ्टी ठीक हो, फ्रेम बहुत मजबूत हो, वो सब उसके बाद से कोशिश करने लग गए। 2012 में ऐसा हुआ कि उस बिल्डिंग में, वहाँ एक ही एंट्री, मुखर्जी नगर में दिक्कत यह है कि रेजिडेंशियल इलाका है, 160 गज के प्लॉट्स हैं। एक चीज होती है FAR, फ्लोर एरिया रेशो, कि किस प्लॉट में कितनी मंजिल और कितना एरिया कवर किया जा सकता है। तो मुखर्जी नगर क्योंकि छोटे प्लॉट साइज हैं, यहाँ 75% कवरेज है और 300% कुल कवरेज कर सकते हैं, यानी 75% के साथ 4 मंजिल बना सकते हैं। प्रैक्टिकली जो करप्शन की दुनिया में होता है वो ये कि 75% करते करते पूरा ही कवर हो जाता है, थोड़ा सा खुला दिखता है, बाद में वो कवर कर लेते हैं, ऐसा होता है जनरली। तो यहाँ के प्लॉट्स में ये संभावना नहीं के बराबर है कि एक दूसरा एग्जिट निकाला जाए। ग्राउंड फ्लोर पे तो होता है कि फ्रंट से भी है, पीछे से भी है, लेकिन ऊपर की जो मंजिलें हैं वहां से फायर एग्जिट कैसे हो, ये नहीं होता है। और जब तक ऐसा हाथ ना जले, कई बार समझ भी नहीं आता है। उस समय तक कभी हमारे दिमाग में ही आता ही नहीं था कि ये भी तो एक स्थिति हो सकती है। फिर 2012 में एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर था, अचानक पता लगा कि नीचे मीटर में आग लग गई है। तो बड़ी चिंता हुई, मैं नीचे खुद गया, वहां देखा कि धुआं धुआं हो रहा है। तो हमारी टीम में ये अच्छी बात थी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हम शुरू से रखते थे। तो फायर एक्सटिंग्विशर से वो आग बुझी, और जब आग बुझी तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद जब सेटल हुआ सब कुछ, तो फिर हम लोग ऊपर से निकले। करीब 10-15 लोग उस समय हम लोग ऑफिस में थे। तो उसके बाद हमने जो फैसला किया वो ये कि अब से क्लासेस उस बिल्डिंग में नहीं चलाएंगे जहां केवल एक एग्जिट होगा। नेहरू विहार करीब 500 मीटर दूर था, वहाँ एक मॉल नया नया बना था, 2010 में ही वो मॉल बन के तैयार हुआ था। और कमर्शियल मॉल एक मजबूत बिल्डिंग होती है, NBC की गाइडलाइन से बनता है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 उस समय एक्टिव था। 2001 में भुज में भूकंप आया था, उसके बाद से नेशनल बिल्डिंग कोड जो 2005 का आया, उसमें भूकंप रोधी तकनीक का बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आ गए थे कि अब जो भी नई बिल्डिंग्स बनेंगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स विशेष रूप से, उनमें उन सब का पालन करना होगा। तो 6-7 रिक्टर स्केल तक का अर्थक्वेक भी आए तो बड़ी बिल्डिंग्स आजकल जो बनती हैं वो उसको झेल लेती हैं, उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तकनीक बोलते हैं। तो जब वो मॉल बना तो हमें ये लगा कि इसमें थोड़ी सुरक्षा ज़्यादा होगी, तो फिर हमने मुखर्जी नगर से क्लासरूम छोड़ के वहाँ शिफ्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे क्लासरूम्स वहाँ लेके गए। फिर 2019 में जब सूरत की घटना घटी तो उससे हम बड़े चिंतित हुए और हमने 7 दिन की छुट्टी की और फायर ऑडिट फिर से करवाया। अच्छा, फायर ऑडिट फायर डिपार्टमेंट नहीं करता है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट सीधे बोलता है कि रूल 27 के तहत आप तो उसमें आते ही नहीं है, आपको NOC चाहिए ही नहीं। तो हमने फायर की जो कंपनियां काम करती हैं, जो फायर के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, उनमें से एक कंपनी से बात की और हमने कहा कि आप ऑडिट कीजिए हमारा और पूरी बिल्डिंग, सारे क्लासरूम देख के बताइए क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत सारे सुझाव दिए। स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए हर क्लासरूम के अंदर, हमने वो लगवा दिए। जहाँ जो स्प्रिंकलर्स का प्रोविजन था वो भी लगवा दिया, हालांकि आजकल वो बहुत एक्टिव, मतलब उससे ज़्यादा अच्छे तरीके आ गए हैं। फिर हर क्लासरूम के अंदर उन्होंने कहा कि 3 से 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। हमने कहा आप 3-4 नहीं, आप 8-8 लगा दीजिए। और बल्कि इस घटना के बाद तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि हर 50 बच्चों के हिसाब से एक मान लीजिए, हालांकि उसका बच्चों से लिंक नहीं होता, फायर से लिंक होता है।
उसकी साइकोलॉजिकल वैल्यू भी होती है। अगर वो दिखते हैं तो हमें मन में भरोसा रहता है कि हाँ, सुरक्षा के उपाय हैं हमारे पास। तो हमारे हर क्लासरूम में 4, 5, 7, 8 आपको एक्सटिंग्विशर्स दिखेंगे लगे हुए, वो फील्ड होते हैं। उसकी रिफिलिंग होती है डेली बेसिस पे, उसकी एक रिपोर्ट बनती है। आपने शायद उसका जिक्र अपने वीडियो में किया भी है। उस ग्रुप पे मैं रोज़ खुद भी देखता हूँ कि मेंटेनेंस कैसी है। उस बिल्डिंग के प्रमुख व्यक्ति को जिम्मेदार लेनी होती है कि मैं जिम्मेदार रहूँगा, कोई भी हादसा हुआ तो वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से देखा जाता है। तो ये सब उपाय हमने उसके बाद करवाए। फिर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स उस समय तक आ गए थे। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपने शायद देखा भी होगा अपने रिसर्च में। हमने बिजली के हर मीटर के ऊपर वो लगवा रखे हैं, या फायर बॉल लगवा रखी है या वो लगवा रखे। उसमें क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री होता है, जब भी आग लगेगी उस एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर 70 डिग्री होते वो फट जाता है और उसके अंदर मोनो अमोनियम फॉस्फेट होती है। मेरे ख्याल से, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, जो मुझे ध्यान आ रहा है वो ये, और वो 1 सेकंड के अंदर एक ऐसी लेयर बनाती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आग तक बंद हो जाती है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो इतना तेज फेंकता है, पूरी एक लेयर बनाता है कि उससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो आग बुझने में 1 या 2 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम। और वो पाउडर होता है, उसको एबीसी पाउडर बोलते हैं या मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर बोल लीजिए। वो ऐसा होता है जो आप किसी भी फायर पे, चाहे बिजली की हो चाहे किसी भी चीज़ से लगे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। CO2 वाले में कहीं कहीं ये होता है कि आप यहाँ यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। CO2 वाले में जो यूज़ करते हैं उनके हाथ पे चोट आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक उसमें पेज है। फायर एक्सटिंग्विशर जो ये लोग यूज़ करते हैं उनके हाथ पे, क्योंकि वो CO2 बहुत कम टेम्परेचर में भरी जाती है, तो ठंडक की वजह से हाथ कई लोगों का मतलब चोटिल हो जाता है बुरी तरह से। तो ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, उसमें किसी के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो हमने हर क्लासरूम के बाहर हर मीटर के पास लगवा रखे हैं। हमने इंश्योर किया कि हमारे किसी भी एंट्री या एग्जिट पर मीटर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारा इंसिडेंट क्यों होता है? बिल्डिंग में एक ही रास्ता है, हर फ्लोर के सारे मीटर वहीं लगे हुए हैं। मीटर नंगे हैं, कवर्ड नहीं है, तारें खुली हैं। यदि 1 मीटर में आग लगी और लोड से ज़्यादा, सैंक्शन लोड से ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं स्पेशली, इसलिए दिल्ली में या भारत में ज़्यादा आग आपको मई जून में दिखेगी। इस साल जून में इसलिए कि मई में ठंड ज़्यादा, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ी नहीं इस बार, तो उतना एसी का लोड नहीं था। अब एसी का लोड बढ़ गया है, तो तारें बहुत गर्म होती हैं, जलती हैं। अब एक तार अगर जल गई, आसपास सारे मीटर की तारें हैं, स्वाभाविक है सब जलेंगे। जब सब जलेंगे तो करंट भी फैल जाएगा, वो सब एक्सीडेंट होगा। अगर वहां ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर होता, 1 सेकंड के अंदर सारी आग बुझा देता, एक भी बच्चे को दिक्कत ना होती। पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, किसी में भी अवेयरनेस नहीं है, हमने ये सिस्टम पिछले 4 साल से लगवा रखा है, फायर बॉल्स भी और वो भी। इसके बावजूद अच्छा, जो रास्ते हैं हमने ध्यान रखे कि रास्ते में मीटर कभी नहीं होना चाहिए, मीटर अलग से हो, मीटर बंद कैबिनेट में होना चाहिए, और उसमें ऑटो कट सिस्टम हर मीटर में है। यानी कि शॉर्ट सर्किट होते ही पूरा मीटर अपने आप ऑफ हो जाएगा, एमसीबी गिर जाएगी, लाइट चली जाएगी, लेकिन करंट नहीं फैलेगा, ना करंट फैलेगा ना आग जलेगी। वो सब हमने किया हुआ है। फायर अलार्म है, अलार्म बज जाते हैं। और इसके अलावा फिर भी हमने सोचा कि अगर मान लीजिए कोई निकलना ही हो छत से, तो हमने रस्सियों की सीढ़ियां अपनी छतों पर 10 इंस्टॉल करवा रखी हैं। हर कोने में बड़े बड़े खूंटे गड़े हुए हैं उसके लिए, मतलब हुक्स है, उसमें बांधना है और नीचे फेंकना है। तो इमरजेंसी में आप उस सीढ़ी से उतर सकते हैं। आज तक ऐसी नौबत नहीं है, लेकिन हमने तैयारी की है। पिछले साल एक हादसा और हुआ हमारे साथ करोल बाग में। हम जिस बिल्डिंग में काम करते हैं वहां 2-3 फ्लोर हमारे पास हैं, 2 फ्लोर पे और उद्यम चलते हैं। छत पे मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें से एक कंपनी के एक स्टाफ से गलती हुई। उनका एसी का आउटलेट जो था उसका पेज खुले हुए थे, तो वो ऐसे खड़खड़ कर रहा था। जो एसी के आउटलेट नहीं होते स्प्लिट एसी के, वैसा कुछ था। तो जैसा लोग आमतौर पे करते हैं कि उसको रखने के लिए उसके ऊपर ईंट रख देते हैं, तो उन्होंने ऐसी गलती की। ये अगस्त 2022 की बात है। अब एक दिन क्या, बहुत तेज आंधी तूफान था, वो एसी भी चल रहा था, तो कवर ऐसे खड़खड़ कर रहा था, क्योंकि पेज तो नहीं कसा हुआ था, ईंट भी उसके ऊपर थी। अब वो एसी का आउटलेट जो था, जो छत की बालकनी जैसी होती है, दीवार होती है, बाउंड्री वॉल, उससे ऊंचा था और पास में था। अब वो खड़खड़ करते करते वो ईंट दीवार पे आके गिरी, और आंधी तूफान तेज था, वो ईंट नीचे गिर गई और नीचे एक स्टूडेंट के सिर पे लगी सीधे।
अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, पुलिस भी आई, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन है, so उसमें ये क्लियर था कि इसमें गलती हमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ हुआ तो है ही बच्चे के साथ। अच्छी बात है कि गंगाराम हॉस्पिटल बहुत पास में था, वहां से हमारा स्टाफ तुरंत उसको लेके गया और हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया, बात की। एक बार तो हम डर गए थे, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो ऑपरेशन सफल रहा। 2-3 महीने लगे, अब वो बच्ची एकदम स्वस्थ है, क्लास कर रही है और उसके पेरेंट्स से मेरा मिलना होता रहता है, उस बच्चे से मिलना होता रहता है। जब तक वो हॉस्पिटल में थी मैं लगभग रोज जाता था मिलने के लिए। तो सुकून ये है कि हमारी वजह से किसी का जीवन खतरे में नहीं पड़ा। पर उस घटना के बाद से हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिस पे रोज हर बिल्डिंग के एक निर्धारित व्यक्ति को रिपोर्ट भेजनी होती है। उस रिपोर्ट में एक पॉइंट ये भी है कि छतों के किनारे पर या रेलिंग पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी है जो नीचे गिर सकती है और किसी को चोट लग सकती है। ये पॉइंट वहीं से आया है। तो हर घटना से सीखते हैं। अब इस घटना से हमने क्या सीख ली है कि हमने फिर फायर ऑडिट करवाया पिछले 4-5 दिन में। जो हमारे डीसीपी साहब है, उन्होंने जो सब इंस्टीट्यूट से कहा, परसों मुझे एक इंस्टीट्यूट ने बताया, तो उन्होंने भी बात बताई कि अगर हम जैसे मान लीजिए लाइट चली गई, बिजली ऑफ होता ही, तो फ्लोरोसेंट लाइंस बनी होनी चाहिए कि कहाँ से निकल सकते हैं, या एग्जिट के फ्लोरोसेंट बोर्ड होने चाहिए। हमारे नॉर्मल तो हैं, तो हमने 2 दिन पहले एग्जिट के फ्लोरोसेंट बोर्ड्स का ऑर्डर दिया है। वो आजकल में आके लग जाएंगे सारे बिल्डिंग्स में। और हमने हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है दृष्टि में, यानी कि जो हिरार्की है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अभिषेक है, वो एवीपी हैं, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उनके अंडर कल ही हमने एक व्यक्ति को प्रमोट करके डिविजनल हेड सेफ्टी बनाया है। बहुत योग्य व्यक्ति हैं। उनकी जिम्मेदारी अब ये है, आज से ही वो जिम्मेदारी हुई है कि हर बिल्डिंग में एक एक व्यक्ति निर्धारित है जो सारा चेक करता है और डेली रिपोर्ट सबमिट करता है। इनकी जिम्मेदारी है हर बिल्डिंग में लगभग हर सप्ताह या दिल्ली से बाहर के बिल्डिंग से महीने में 1 या 2 बार जाके पूरा ऑडिट करना, निरीक्षण करना। उनको यहाँ तक अधिकार दिया गया है कि अगर वो ऑडिट में पाते हैं कि सेफ्टी को लेकर ज़रा भी कुछ कमी है, तो उस व्यक्ति को एक टर्मिनेशन नोटिस या कम से कम शोकॉज नोटिस जारी करेंगे, जिसकी गलती से ऐसा हो रहा है। तो हम एग्जिट के वो फ्लोरोसेंट साइंस रास्तों के, और हमने एक व्यक्ति की नियुक्ति सेफ्टी के लिए ही कर दी है। और डिविजनल हेड रैंक दृष्टि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रैंक होता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंडर कम से कम 60, 70, 100, 150 लोग काम करते हैं। उस लेवल के व्यक्ति को बोलते हैं डिविजनल हेड। तो डिविजनल हेड सेफ्टी का पद हमने कल ही क्रिएट किया है और अब वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो आपने सर एक पूरी जर्नी भी बताई कि कैसे मुखर्जी नगर से निकल के नेहरू विहार के इलाके तक आने में इस बात ने एक भूमिका निभाई कि यहाँ पर एक कॉमर्शियल मॉल का निर्माण हो रहा था जो ज़्यादा सेफ था। बट यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि दृष्टि की कुछ क्लासेस बेसमेंट में चलती हैं, तो क्या ये अलाउड है? और जो हमने वीडियो बनाया था दृष्टि के सेफ्टी पैरामीटर्स को दिखाते हुए, उसमें किसी का कमेंट भी आया है, बेहद अच्छा कमेंट था, जिम्मेदार कमेंट था कि क्या वो बेसमेंट भूकंप जैसी स्थितियों के लिए तैयार है? जहाँ तक भूकंप की बात है, तो उस बिल्डिंग का मैंने जो पूरी जानकारी ली थी लेने से पहले, 2005 की नेशनल बिल्डिंग कोड की रिकमेंडेशंस के तहत वो बिल्डिंग बनी है। 2005 का एनबीसी 2001 के भुज भूकंप के बाद का है। तो भूकंप को लेकर काफ़ी सीरियस स्टेप्स उस समय लिए गए थे। लेटेस्ट जो एनबीसी है वो 2016 का है। तो अब जो बिल्डिंग्स बनती हैं 2016 के नॉर्म्स से बनती हैं, वो 2005 के नॉर्म्स की है। और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना कमर्शियल बिल्डिंग पास हो ही नहीं सकती है। तो जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई भी मॉल हो या मेट्रो हो, कोई भी ऐसे जब स्ट्रक्चर बनता है, हाँ छोटे घरों में ये बात उतनी अप्लाई नहीं होती है क्योंकि वहाँ मैनेज हो जाता है, छोटे प्लॉट्स होते हैं और सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन बड़े मॉल्स जब बनते हैं, मेट्रो बनती है, कोई रेलवे स्टेशन बनेगा, वहाँ इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो एक सर्टिफिकेट होता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट। जब तक वो ना मिले तब तक वो बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और डीडीए की तरफ से काम करने की परमिशन नहीं मिलती है। जब ये बिल्डिंग हमने ली थी, मॉल लिया था, तो हमने पहले इंश्योर किया था कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं है, और वो था। फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था जो उसके बेस पे ही मिलता है। उसके बाद ये मॉल ऑपरेट हुआ। दूसरी बात है कि ये बिल्डिंग 2010 में बनी थी और इसको बने हुए भी कुल 13 साल हुए हैं। जो मुखर्जी नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बाकी बिल्डिंग्स हैं, आमतौर पे 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग रिलेटिवली नई बिल्डिंग है, 13 साल पुरानी है।
तो मेरे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि ये बिल्डिंग ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा सुरक्षित है, और भूकंप के मामले में विशेष रूप से, क्योंकि 2001 के भूकंप के बाद के कोड के आधार पर बनी हुई बिल्डिंग है। जहाँ तक अलाउड या अनअलाउड की बात है, दिल्ली में बेसमेंट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर ग्रे स्थिति है। जैसे पारी का बाजार है, पूरा बेसमेंट में है, कनॉट प्लेस में है, सरकार ने ही बनाया है, और वहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं एक साथ। दिल्ली मेट्रो का अधिकांश हिस्सा अंडरग्राउंड चलता है, ज़मीन के अंदर है, और एक तरफ से बेसमेंट में चलता है। हर हॉस्पिटल में आप देखेंगे बेसमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ क्लिनिक्स होते हैं या लेबोरेटरीज होती हैं। हर होटल में आप देखेंगे बेसमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो दिल्ली, मतलब जो दिल्ली का मास्टर प्लान है उसके तहत कमर्शियल बेसमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं। करोल बाग में भी जो मेन रोड पे बिल्डिंग्स हैं हर एक में बेसमेंट है, और बेसमेंट कमर्शियली अलाउड है वहाँ पर। तो कमर्शियल बिल्डिंग्स में बेसमेंट्स में काम करना, आप दिल्ली के किसी मॉल में चले जाइए, वहाँ बेसमेंट में बहुत सारी शॉप्स होंगी, हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे। तो बेसमेंट होने मात्र से डरना नहीं होता, क्योंकि बेसमेंट स्ट्रक्चरल सेफ्टी के साथ बनी है या नहीं, सवाल ये होता है। इतना ही नहीं, अगर आप दिल्ली का मास्टर प्लान देखें 2021 का, जो बताता है कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो मिक्स लैंड यूज में आती हैं, मिक्स लैंड यूज का मतलब ये होता है कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी अलाउड होती है, उसको बोलते हैं मिक्स लैंड यूज। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में जो चैप्टर 15 है वो इन चीज़ों के बारे में है। अगर आप चैप्टर 15 के 7th पॉइंट पे जाएं, 15.7, उसमें अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हैं, अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सब लिखा हुआ है। अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूँ तो 15.7.3.7 जो सब क्लॉज है वो यहाँ तक कहता है कि बेसमेंट में जो एक्टिविटीज़ अलाउड हैं मिक्स लैंड यूज में, उनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलाउड हैं जो सर्टिफिकेट या डिग्री प्रदान न करते हों। तो उसमें लिखा हुआ है। और जब एमसीडी ने हमसे पहली बार पूछा था तो मैंने एक लिखित जवाब उनको भेजा था, उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे थे कि मास्टर प्लान में ये प्रोविजंस हैं। उसके बाद से उन्होंने कुछ हमसे कहा नहीं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो अलाउड है। क्लियरली कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि अलाउड नहीं है। तो मतलब मैं तो चाहता हूं कि एमसीडी या जो भी कंसर्न बॉडीज हैं आएँ, रिव्यू करें, और यदि 1% भी हम ऐसा काम करें जो अलाउड नहीं है तो हमें नोटिस दें। बस 1-2 महीने का नोटिस देते हैं, हम शिफ्ट कर लेंगे, उसमें क्या परेशानी है। मैं खुद कभी नहीं चाहूँगा कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जो गलत हो। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, सारी लाइब्रेरीज का, सारे हॉस्टल्स का एक ऑडिट होना ही चाहिए। मैं तो सभी इंस्टीट्यूट से भी निवेदन करूंगा कि फायर सर्विस वाले करें ना करें, किसी फायर कंपनी से, जो लोग फायर चीज़ें बनाते हैं, मतलब एक्सटिंग्विशर बनाते हैं, उनको बुला के खुद ही ऑडिट करवा लें, कम से कम सेफ्टी तो रहेगी। और इन सब मसलों में कुल मिला के क्यों मृत्यु होती है, सबसे बड़ी वजह है कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट है, 200 मीटर्स वहां पर आग वहां लग जाती है, निकलने का रास्ता नहीं है। आग लगने से ज्यादा लोग मरते हैं धुएं से, क्योंकि धुएं से उनके सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो चौक हो जाता है, उनका जो लंग्स हैं चौक हो जाते हैं। बेसिकली क्या करने की जरूरत है, या तो 2 एग्जिट्स हो, कम से कम 2 एग्जिट होते ही खतरा 99% खत्म हो जाता है। अगर 2 एग्जिट नहीं बना पा रहे तो हमने क्या किया, जैसे मुखर्जी नगर में हमारे ऑफिस चलते हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक ही एग्जिट है, वहां स्टाफ काम करता है, तो चिंता तो उनकी भी करनी है, उतनी ही करनी है। क्लासरूम से अलग, क्लासरूम से अलग है, मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारे स्टाफ के लोग कंटेंट का काम है, वेबसाइट का काम है, या मीडिया का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में वहाँ तो एक ही एग्जिट है, तो हमने ये ज़रूर इंश्योर किया है कि मीटर उस रास्ते में नहीं है, मीटर वहाँ से दूर है, और मीटर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑटोमेटिक लगा रखे हैं, और बाकी भी लगा रखे हैं, ताकि अगर वो फेल हो जाए तो हमारे हाथ में भी हो। हमारा पूरा स्टाफ ट्रेंड है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करने, उनकी ट्रेनिंग हर महीने होती रहती है। हम मॉक ड्रिल्स करते हैं, फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं मॉक ड्रिल करने के लिए, वो सबके सामने 50 लोगों के सामने करके दिखाते हैं। प्रयागराज में, जयपुर में, दिल्ली में, हर जगह ऐसा होता है। हम ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लगभग हर महीने में किसी ना किसी जगह होता है, और हर बिल्डिंग में साल में 1-2-3 बार हो जाता है कम से कम फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल हो जाती है। तो ऑफिस की बिल्डिंग्स में क्योंकि वो संभव नहीं है कि 2 एग्जिट हो, तो हमने क्या रास्ता निकाला है, हमने क्या कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। कैसे, सबको छत पे जाना है, दोनों बिल्डिंग के छत कनेक्टेड है, इस छत से उस छत पर जाना बहुत आसान काम है। और यदि छतें बराबर नहीं है, मान लीजिए एक छत नीचे है एक छत ऊपर है, तो हमने क्या किया कि दोनों छतों पर
उतने आकार की सीढ़ियां रखवा रखी हैं, या लकड़ी की, एल्यूमिनियम की, वो लेटी हुई हैं सीढ़ियां। सिर्फ इतना करना कि छत पे गए, सीढ़ी खोली, लगाई और सब उतर के चले गए वहां से। जहां हमारी ही 2 बिल्डिंग से, हमने उसके बीच में एक दरवाजा निकाल दिया कि इमरजेंसी तो बालकनी से यहां से वहां आ जाए। ये हमने क्लासरूम से भी किया। नेहरू विहार में जो बेसमेंट में है, बहुत सारे एंट्री एग्जिट हैं, हर क्लासरूम में कम से कम 2, 3, 4 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है, तो वहां तो उस तरह का रिस्क नहीं है। टॉप फ्लोर पे एक क्लासरूम में केवल दिक्कत है, वहां क्लासेस आजकल नहीं के बराबर चलाते हैं, और मैंने इस बीच में निर्देश दिए कि उसमें किसी भी तरह से एक रास्ता और निकाला जाए, निकल रहा है वो रास्ता। बाकी 2 क्लासरूम जो ऊपर हैं अलग अलग ब्लॉक में हैं, पर उनके बीच में एक सीक्रेट रास्ता है जहां हमने फायर एग्जिट लिखा हुआ है। जैसे ही कभी 2-2 दरवाजे हैं उनमें, लेकिन जब भी आग लगेगी वो दरवाजा खोलते ही, और उसमें हम ताला नहीं लगाते जानबूझ के कि कोई, कई बार क्या होता है कि छत पे जाना है, उस पर ताला लगा हुआ है दरवाजे में, तो वहां हमने किया कि ताला नहीं है, उसको खोलना है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में, नेहरू विहार मॉल के बीच में, यहां से वहां सारे बच्चे आराम से जा सकते हैं। और वो रास्ता इतना है कि एक बार में 1 या 2 बच्चे जाएंगे, लेकिन आराम से पहुंच जाएंगे। करना सिर्फ इतना है, सबको फायर रोटेट करके मीटर सीढ़ियों में ना हो, मीटर सीढ़ी के बाहर लगा दें, उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लगा दें फिक्स, एक सीसीटीवी लगा दें, ताकि ये दिखता रहे कि वो सिस्टम काम कर रहा है। स्टाफ को ट्रेनिंग दे दें कैसे यूज करना है, अगर यूज करना पड़ता है। छत का रास्ता खुला रखें, वहां ताला ना लगाएं, लगाएं भी तो ऐसा जो आराम से टूट सकता हो, केवल सिंबॉलिक हो। आपको चोरी रोकनी है तो सीसीटीवी लगा दीजिए, उसमें ताले से क्या होगा, है ना, पतला सा ताला लग जाए जो 2 बार में टूट जाता हो आराम से। कि जैसे ही आग लगी नीचे, कम से कम सब लोग सीधे छत पे चले गए, छत से पड़ोस की बिल्डिंग की छत पे चले गए, क्योंकि मुखर्जी नगर में आमतौर पर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो अकेली बिल्डिंग हो, बिल्डिंग्स कनेक्टेड है आपस में। छत पे इतनी सीढ़ियां जरूर हों। रस्सी वाली सीढ़ी तो इमरजेंसी के लिए है, लकड़ी की जो होती है ना, बांस की सीढ़ी या एल्यूमिनियम की सीढ़ियां बड़ी अच्छी आती हैं, उस साइज की सीढ़ी अपने छत पे रख लें। नीचे वाले छत पे भी रखी होनी चाहिए। वहां आग लगी तो यहां से लोग चढ़ के आ गए, यहां लगी तो यहां से उतर के चले गए। ये कॉमन सेंस वाले प्रयोग हैं, और मेरे ख्याल से अगर ये सब प्रयोग किए जाएं तो बहुत डरने वाली बात नहीं होती है। तो हमने इस घटना के बाद कुछ और प्रयोग भी किए हैं। तो मेरी अपील सारे लाइब्रेरी वालों से भी है, सारे इंस्टीट्यूट से भी है, सारे हॉस्टल से, क्योंकि हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, प्लाई के पार्टीशंस हैं, और डिमांड सप्लाई का खेल ऐसा है कि बच्चे ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं, तो फिर ऐसे होता है। हॉस्टल में भी तो आग लग सकती है, वहाँ भी तो एक ही एंट्री है, वहाँ भी तो मीटर वहाँ पर है। सारे बच्चों को अपने मकान मालिकों से बात करनी चाहिए कि भी मीटर यहाँ से हटवा दो, कहीं और लगवा दो। मीटर के ऊपर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगवाइए, ज़रूर लगवाइए। मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये का आता है, वो बच्चों की ज़िंदगी से बहुत सस्ता है। फिर खिड़कियां ऐसी हों कि लोहे के जाल उसमें फिक्स ना हो, कुंडी वाले हों, कि आग लगी, कुंडी खोली, खिड़की पूरी ओपन हो गई, वहां से रस्सी की सीढ़ियां पहले से तैयार हों, लटकाई, उतर के। बच्चे इस उम्र में थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उतरना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। 50-60 की उम्र के जो सीनियर लोग हैं शायद वो ना उतर पाए, लेकिन 20-22 साल के बच्चे और यूपीएससी वाले बच्चे बड़े स्मार्ट भी होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो मतलब अगर पहले से उनको आइडिया हो कि ऐसा हो सकता है तो मेंटली तैयार रहेंगे। इस घटना में भी मेरे ख्याल से अचानक होने से बदहवासी जो हुई, उससे पैनिक ज़्यादा हुआ। अगर उनको पहले से आइडिया होता कि भाई क्या सेफ्टी नॉर्म्स हैं। हमने अभी 4 दिन पहले एक फैसला और किया है, अब से हमारे हर नए बैच में पहले 7 दिन तक टीचर्स बताएंगे बच्चों को हर क्लास में कि कभी ऐसा हो, ये उपाय हैं, ये फायर एग्जिट है, यहाँ से निकलना है। और हमने ये भी कल नियम बना दिया है कि हर सप्ताह में एक बार, देखिए जो बिल्डिंग्स बेसमेंट वगैरह में, वहाँ तो एग्जिट्स हैं हमारे पास बहुत सारे। अभी लखनऊ में हमने एक बिल्डिंग ली है, वो एक मॉल है बहुत बड़ा सा, उसमें 3 एग्जिट्स पहले से हैं। जिन बिल्डिंग्स में ये संभव नहीं होता वहाँ हम लोहे की सीढ़ियाँ अलग से लगवाते हैं। जयपुर की 3 में से 2 बिल्डिंग्स में लोहे की पूरी सीढ़ियाँ अलग से, जो हर फ्लोर पर खुलती हैं। करोल बाग की 3 बिल्डिंग्स हैं, तीनों में वो सीढ़ियाँ अलग से लगा रखी हुई हैं। करोल बाग की बिल्डिंग में वैसे एक ही एग्जिट होता है, चौड़ी सीढ़ी होती है पर एक ही होती है, तो लोहे की सीढ़ियां अलग से हमने इंस्टॉल करवाई हैं, जबकि वहां भी नियम लागू नहीं होता है। एक्सटर्नल फायर एग्जिट कह सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट का एनओसी हमारे पास है। एनओसी का मतलब यही लिखा हुआ कि एनओसी की जरूरत नहीं है आपको, ये हमारे पास है। वहां हमने जिद करके वहां के सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तीनों बिल्डिंग से, एक चौथी बिल्डिंग बन रही है छोटे छोटे साइज की, वहां नहीं लग सकता है, हमने जिद करके अड़ के व्यवस्था करवाई है। और करोल बाग की 3 बिल्डिंग्स ऑपरेशनल है, चौथी अभी बनी है। चारों में लोहे का एग्जिट बाहर से अलग से है। और हमने भी क्या नियम बनाया 7 दिन पहले, जो कुछ कुछ मात्रा में लागू हो भी रहा था, जयपुर में लगातार लागू हो रहा है, करोल बाग में थोड़ा सा लागू हो रहा था, कि अब से क्या करना है कि हर हफ्ते कम से कम एक बार हर क्लास के बच्चे उस एग्जिट से निकलेंगे लोहे के से,
ताकि उनको आइडिया रहे कि एक रास्ता ये भी है, उनके दिमाग में फीड हो जाए कि आने का रास्ता ये है, सप्ताह में 1 बार जाने का रास्ता ये है। और कभी कोई स्थिति ऐसी बने तो पहले से पता हो कि डरना नहीं है, एक रास्ता और भी है, वहां से सब बच्चे निकल सकते हैं। तो ये हमने एक नई सीख इस घटना से ली है। तो सर, इन सारी बातों से आश्वस्ति मिलती है, लेकिन एक सवाल भी उभरता है कि मुखर्जी नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना वीक है, और कितना वीक है इस बारे में एक अंग्रेजी अखबार में कुछ बातें आई थी, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स पुरानी हैं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जितने लोड का लिया गया है उससे ज़्यादा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, खिड़कियाँ बालकनी बंद करवा दी गई हैं, ग्रिल से अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो बच्चे निकल नहीं सकते, अलार्म्स एब्सेंट हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हैं। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है मुखर्जी नगर का, तो संस्थान यहाँ से निकलने के बारे में सोचते क्यों नहीं है, कहीं दूसरी जगह इस्टेब्लिश होने के बारे में आम सहमति क्यों नहीं बना पाते? 2-3 बातें हैं। पहली बात, आश्वस्ति मिलती है तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे सेटअप में कभी ऐसी दुर्घटना हो, किसी बच्चे को नुकसान हो। मैं खुल के कह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि किसी बच्चे को नुकसान होने से पहले मुझे नुकसान हो, और मृत्यु ही होनी तो पहले मेरी हो तब किसी बच्चे की हो। मैं इसमें एकदम क्लियर हूँ, मुझे ऐसा जीवन चाहिए ही नहीं कि मेरे लोभ की वजह से किसी बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ मुखर्जी नगर का इंफ्रा बहुत कमज़ोर है, बात सही है। यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी हैं, ठीक बात है। यहाँ के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं अब वो मिक्स लैंड यूज़ में भी है, और कुछ सड़कें कमर्शियल बिल्डिंग्स, मतलब कमर्शियल रोड से अनाउंस हो गई हैं। जनरली यहाँ की बिल्डिंग्स आप मान के चल सकते हैं कि 30 साल पुरानी है। बीच में कुछ कुछ बनती भी रहती है, नहीं बनती है, तोड़ के नहीं बनती है, लेकिन जनरली 30 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ ये घटना हुई, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी लगभग मेरे ख्याल से 25-30 साल पुरानी है। ये 1970s-80s की बात तब बनी थी, या 90s होगा। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि 25 से 35 साल के बीच की उनकी उम्र हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। होता क्या है कि दिल्ली में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन की जगह बहुत कम है, तो दिल्ली में मिक्स लैंड यूज स्ट्रीट्स की बहुत ज़्यादा अभी वैल्यू है। दुनिया के हर देश में है, दिल्ली में ज़्यादा है। तो 2021 का मास्टर प्लान 2007-8 में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी, तो सारे इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब बंद हो गए थे उस समय, क्योंकि मिक्स लैंड यूज में मना कर दिया था। अब ये भी एक दिक्कत की बात है, अगर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, वो भी तो एक परेशानी है। तो लोग कैलकुलेट ये करते हैं कि लाखों लोगों को रोजगार मिले और 2-3-4 साल में एक दुर्घटना हो तो भी हम लाखों का रोजगार नहीं छीन सकते। तो होना ये चाहिए कि रोजगार बना रहे और साथ में सेफ्टी के उपाय हो जाएं। तो मुखर्जी नगर की बिल्डिंग्स पुरानी हैं, जो FAR के नॉर्म्स हैं, फ्लोर एरिया रेशो, वो ऐसा है कि छोटे प्लॉट्स पर आप लगभग सारा कवर कर सकते हैं। प्लॉट का साइज जितना बड़ा होगा आप कवर कम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई प्लॉट साइज 1000 मीटर से बड़ा दिल्ली में है तो उसमें 40% ही कवर कर सकते हैं, 60% खाली छोड़ना पड़ता है। हाँ, 40% पे ऊपर आप मतलब मंजिल बना सकते हैं। करोलबाग जैसे एरियाज में जो बड़े प्लॉट्स हैं पूसा रोड पर, वहाँ ये नियम लागू होता है। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, 60% कवर करते हैं, 4 मंजिल बनाती है, क्योंकि वहाँ टोटल कवरेज 225% की अलाउड है। मुखर्जी नगर में 350% की अलाउड है। तो ये बिल्डिंग बायलॉज की वजह से ऐसा ज़्यादा होता है। और मतलब मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा हम लोग सीरियसली काम करें तो यहाँ भी सुरक्षा हो सकती है। फायर सर्विस डिपार्टमेंट करे ना करे, हम खुद तो ऑडिट कर सकते हैं। मेरी बच्चों से अपील ये है कि जहाँ वो रहते हैं किसी PG में, वहाँ उसके मकान मालिक से बात करें, डिमांड करें, जिद करें कि खिड़कियाँ एक तो अंदर से कुंडी होनी चाहिए, ताकि कुंडी खोलती वो पूरी खिड़की खुल जाए, बाहर निकला जा सके। वो खुद ऑडिट करें। अगर एक ही रास्ता मान लीजिए बिल्डिंग में उनके हॉस्टल में है, अब ये तो संभव नहीं कि पूरी बिल्डिंग तोड़ के 2 रास्ते बन जाए, ये तो संभव नहीं है। पर यह संभव है कि 2-2 बिल्डिंग्स मिलके लोहे का एक रास्ता टेम्परेरी उसके पीछे लगा दे, जिसमें 2 बिल्डिंग के लोग जा सकते हों, सुरक्षा हो गई। नहीं तो कम से कम वो हॉस्टल वाले बच्चे इतना करें कि छत तक जाने का रास्ता क्लियर रखें अपना, छत का दरवाज़ा उसमें ताला ना हो या टूटने वाला ताला हो, और छत से दूसरी छत का रास्ता एकदम सुगम्य हो। अगर ऊंच नीच है तो सीढ़ियाँ वहाँ पर रख लें, रस्सी की सीढ़ी टांग लें पहले से। ये कोई बहुत महंगे उपाय नहीं है। और हर हॉस्टल के मालिक को सुनिश्चित करना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मीटर सीढ़ी में है, पहली कोशिश मीटर सीढ़ी में ना हो, बाहर लगा लें, बिल्डिंग के बाहर लगाएं, और वो कैबिनेट से ढका हुआ हो,
ऑटो कट सिस्टम पे बेस्ड हो, किसी वजह से नहीं हो पा रहा तो कम से कम उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर एक होना चाहिए। और हर बच्चा कम से कम ये कर सकता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने पास खरीद के रख ले, बहुत महंगा नहीं होता है, थोड़ा सा सीख ले, क्योंकि जिस दिन आग लगेगी उस दिन मेरी भी तो जिम्मेदारी है खुद को बचाने की। मैं केवल दूसरों के भरोसे क्यों रहूं, एक अपने पर भरोसा रखें ताकि जब भी आग लगे वो उस चीज से अपने आप को बचाने की व्यवस्था कर सकें। इतना करना चाहिए, ये लाइब्रेरीज में होना चाहिए। आग जैसी लगी अगर वहीं बुझ गई तो बात खत्म हो जाती है, वो चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे मॉल हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरा जो आपका प्रश्न इसमें है कि अगर मुखर्जी नगर में ऐसा है तो लोग बाहर क्यों नहीं जाते, तो सवाल है कहाँ जाएंगे। ये हालत केवल मुखर्जी नगर की नहीं है, इस बात को ठीक से समझना है। पुरानी दिल्ली के बाजारों में, सदर बाजार हो या चावड़ी हो, चांदनी चौक हो, वहां तो हाल और बुरा है। केवल जो नए मॉल्स बन रहे हैं उनको छोड़ दें, या बड़े आकार की जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको छोड़ दें, बाकी सबका हाल एक जैसा है। पर धारणा तो सर ये है कि करोल बाग मुखर्जी नगर के बनिस्पत के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ है। ये हवाई बात है एकदम। करोल बाग की जो मेन रोड है, पूसा रोड बोलते हैं, उस पर क्योंकि प्लॉट का साइज 800 गज के आसपास का होता है, 700 मीटर के आसपास का होता है लगभग, बड़े प्लॉट्स हैं तो कंस्ट्रक्शन कम जगह होता है, तो खुला एरिया बचता है। खुला एरिया बचता है तो लोहे के फायर एग्जिट आप बना सकते हैं अलग से, जो हमने बनवाए भी वहां पर आप उस मेन रोड को छोड़ के अंदर चले जाइए एक बार, जहां पुराने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी हालत देखिए, ऐसी हालत है। या अगर लेफ्ट साइड में चले गए, करोल बाग मार्केट में चले गए, तो वहां तो हालत और खराब है। उन सब में तो भगवान भरोसे चल रहा है काम। उदाहरण देखिए, हमने एक बिल्डिंग हाल ही में ली है, थोड़े छोटे साइज की, करोल बाग के अंदर ली है, पूरी बिल्डिंग है। हमने लैंडलॉर्ड से कई बार कहा है कि मैं फायर एग्जिट चाहिए, हम उसके बिना लेते ही नहीं आजकल बिल्डिंग। उसका बार बार तर्क क्या है कि फायर डिपार्टमेंट से बात हो गई है, आपको जरूरत नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं हम इसलिए नहीं मांग रहे कि जरूरत है या नहीं है, हमें ये चिंता है कि किसी बच्चे को कुछ हो गया, उसमें लाइब्रेरी बनने वाली है हमारी, तो क्या होगा। वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। अंत में ये समझौता हुआ कि बस वो हमें जगह प्रोवाइड करेंगे, फायर एग्जिट हम खुद बनवाएंगे लोहे का, अपना इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने किया है। कभी कभी लैंडलॉर्ड्स का लालच भी बड़ा घातक हो जाता है। अभी मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर एक बिल्डिंग के मालिक से हमारी परसों बात हुई इस घटना के बाद, दिल्ली के बाहर की बिल्डिंग है। हमने उनसे कहा कि थोड़ी फायर सेफ्टी को और ध्यान देते हुए हमें एक दीवार में एक दरवाजा निकालने की जरूरत है ताकि इमरजेंसी निकाल सके। मुझे नहीं पता कि लालच की क्या सीमा हो सकती है। उस व्यक्ति ने यह कहा हमारी टीम से कि महीने का 1 लाख और दे दीजिए, निकाल लीजिए दरवाजा, नहीं तो नहीं निकालने देंगे। उनको ये समझाया गया कि भाई जिंदगी का सवाल हो सकता है, कभी किसी बच्चों को दिक्कत हो जाए। हालांकि वहां 2 एग्जिट पहले से हैं, हम तीसरा एग्जिट सोच रहे थे। पर लालच का स्तर देखिए, कोई अगर ये कहे कि मैं 1 लाख रुपए और लूंगा सिर्फ इस बात की कि आप एक फायर एग्जिट एक्स्ट्रा बनाना चाह रहे हैं। लालच तो हर व्यक्ति को होता है, किसको नहीं होता है, लेकिन लालच का अंधापन तो घातक है ना। तो ये सब चीजें आती हैं। मुखर्जी नगर छोड़ के कहीं और जाएंगे ऐसा नहीं कि वहां सब ठीक है। हाँ, करोल बाग में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे आजकल उनमें काम कर रहे हैं, वहां सेफ्टी ज्यादा है। अगर सरकार थोड़ा सा हेल्प करे, पीछे जो ये धीरपुर है, वो जगह मैं नाम ध्यान नहीं कर पा रहा था, धीरपुर में अगर इंस्टीट्यूशनल एरिया दे दे 2-4 एकड़ का सारे इंस्टीट्यूट को मिला के, तो सब वहां चले जाएंगे, एकदम सेफ तरीके से काम कर लेंगे। और नहीं तो ये बात ठीक है कि हम अपने स्तर पे ऐसा विकल्प बच्चों को देने का सोच रहे हैं कि करोल बाग में भी हिंदी माध्यम की क्लासेस हों। हमारे बाकी सब ब्रांचेस में, जयपुर, इलाहाबाद, अब लखनऊ भी शुरू होने वाला है, इंदौर भी, तो वहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम साथ साथ चलता है। दिल्ली में बस एक वो डिवीज़न शुरू से है कि हिंदी मीडियम मुखर्जी नगर में है, इंग्लिश करोल बाग में है। तो हमने कल परसों ये भी तय किया कि हम करोल बाग में भी हिंदी मीडियम के बैचेस आगे चल के शुरू करेंगे, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ऑप्शन देंगे, अगर वो वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जाके पढ़ें। सर, हम इस भावी रणनीति पर अगले ही सवाल में आएंगे, लेकिन एक बार आपने कई सारे सवालों में कई सारे सुझाव दिए। अगर इनको हम सिलसिलेवार ढंग से सारे स्टेक होल्डर्स के लिए देखना चाहें, जिसमें सबसे पहले खुद कोचिंग संस्थान आते हैं और वहाँ से अंतिम व्यक्ति तक, क्या क्या सुझाव होने चाहिए, अगर आप एक बार तरतीबवार उनको दोहरा सकें। दिल्ली सरकार के लिए सुझाव है कि अपने फायर डिपार्टमेंट के रूल्स को चेंज करें, रूल नंबर 27 को एडिट करें, और उस लेवल का एनओसी बेशक ना हो, लेकिन एनओसी के 2 लेवल्स बना दें कि एक लेवल पे ठीक है, ये सब नहीं देखना कि एग्जिट कितने हैं, पर कम से कम वहाँ फायर ऑडिट की व्यवस्था कर दें। एक ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार को करनी चाहिए, तुरंत करनी चाहिए। और दिल्ली क्यों, हर राज्य को करनी चाहिए, सबकी जिंदगी की वैल्यू है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने सर पर फायर ऑडिट करवाना चाहिए। और एक तो बिजली का मीटर कहाँ है, उसकी लोकेशन, लोड जितना सैंक्शन है उससे ज़्यादा उसका यूज़ ना हो, वहाँ ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स हों, हर फ्लोर पर मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशर्स ट्रेन्ड स्टाफ के साथ हों, छत का रास्ता साफ हो, छत का दरवाज़ा हमेशा खोला जा सके, छत से दूसरी छत पर जाने का उपाय, अगर बराबर छत नहीं है तो सीढ़ियाँ वहाँ पर पहले से रखी हो, इंस्टॉल्ड हों, रस्सी की सीढ़ियाँ पहले से इंस्टॉल्ड हों, केवल उठा के नीचे फेंकनी हो, उतरा जा सके। और एक चीज़ हम और करते हैं, फायर ब्लैंकेट्स। उसमें क्या होता है कि अगर आग लगी गई है और आपको बचाने के लिए जाना है, वो ब्लैंकेट जैसे ही आप ओढ़ेंगे तो आग का असर उस पर नहीं होता है। हमने करीब 10-20 फायर ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं नेहरू विहार में, अलग अलग जगह पे, ताकि कभी ऐसा हो और हमारे स्टाफ को जाना पड़े अंदर किसी को बचाने के लिए, तो कम से कम वो 2 ब्लैंकेट लेके गया, 1 ब्लैंकेट ओढ़ के गया, उन दोनों बच्चों को ब्लैंकेट पहनाया, बाहर लेके आ गया। वहाँ ये सब सेफ्टी नेट भी लगे हुए? हाँ, सेफ्टी नेट भी लगा रखे हमने, ताकि अगर जंप करना ही पड़े तो वो जाल के ऊपर जंप करें, वो भी हमने करा हुआ है। ये बहुत महंगे उपाय नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सारे इंस्टीट्यूट्स ये कर लें, लाइब्रेरीज ये काम कर लें। और जिस बिल्डिंग में क्या होता है कि 4 फ्लोर हैं, चारों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनमें एक एकता होनी ज़रूरी है, वो मिलके काम करें। और ना करें तो कोई भी एक अपना खर्चा कर दे, क्योंकि दुर्घटनाएं जिस कीमत की डिमांड करेंगे उससे बहुत कम कीमत है सुरक्षा की व्यवस्था करना। विद्यार्थियों से मैं ये कहूँगा कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ इस बात को इंश्योर करें कि यही सब बातें, और खुद ऑडिट करें कि अगर इमरजेंसी हुई तो वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, दोस्तों को कैसे बचाएंगे। ये संभव नहीं है कि हर हॉस्टल तोड़ के फिर से बना दिया जाए, तो उसी खांचे में क्या क्या समाधान हो सकते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें नज़र में नहीं होती हैं। जैसे वो ये सीट बेल्ट, जब तक कोई सोचता है कि पुलिस से बचना है तो वो पीछे से लगाते ताकि मतलब गाड़ी में आवाज़ ना है। आजकल गाड़ियों में क्या होता है, टू 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 की आवाज़ आने लगती है, तो लोग इतने कलाकार हैं कि अपने पीछे से सीट बेल्ट को लगा देते हैं ताकि गाड़ी को धोखा दे दें। उनको नहीं पता है कि धोखा खुद को दे रहे हैं। जिस दिन एक्सीडेंट होगा सीट बेल्ट उन्हीं को बचाने वाली थी। तो कई बार हम लापरवाह होते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस हो तो मामला ठीक रहता है। तो दिल्ली सरकार मैंने आपको बता दिया। हाँ, फायर ब्रिगेड को ये सुझाव मैं दूंगा कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो मुझे पता लगा कि इस पर शायद बात हो भी रही है कि एक फायर की जो गाड़ी है परमानेंटली यहीं पोजीशन की जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी घटना हो तो तुरंत बचा सके। ये तो होना ही चाहिए। ऐसी हर मार्केट जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी प्लेस्ड हो। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, पीसीआर वैन्स होती हैं, ऐसे फायर ब्रिगेड की भी एक गाड़ी इंस्टॉल्ड हो जाए। मेरे ख्याल से ये सब उपाय होंगे तो चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी। और राजस्थान सरकार की तरह से हो सके कि एक इंस्टीट्यूशनल एरिया डेवलप हो जाए दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स में, जहाँ इंस्टीट्यूट चलेंगे, तो उससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो सर, इस घटना के बाद अब आपकी भावी रणनीति क्या है? बतौर दृष्टि संस्थान के प्रमुख आप इसको क्या सोचते हैं? मतलब हमने अपने हिरार्की के स्तर पर चेंज किया। मैंने आपको बताया कि हमने डिविजनल हेड सेफ्टी नाम से पद कल ही क्रिएट किया है। उस व्यक्ति को आज से चार्ज मिल गया है। ऑडिट और ज़्यादा सीरियस नोट पे होगा, हर बिल्डिंग का होगा, बार बार होगा। फिर जो 2-3 चीज़ें हमें और करनी चाहिए, जैसे एग्जिट के बोर्ड्स फ्लोरोसेंट वो हम लगवा रहे हैं हर जगह, पट्टियाँ लगवा रहे हैं कि रास्ता दिखता रहे। बाकी चीज़ें हमने पहले से की हुई थी लगभग, जो कोई कमी होगी वो उसको भी ठीक करेंगे। इसके अलावा मुझे ये भी लगने लगा है कि अब मुखर्जी नगर पे दिक्कत क्या है कि यहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स यहाँ अच्छे नहीं मिल पाते हैं, महंगे भी हो गए हैं, सभी कई बच्चे कहते हैं। हम पिछले कई साल से इसका विकल्प सोच रहे हैं कि हम क्या करें। हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि जब सारे बच्चे यहाँ आते हैं तो हम कहीं और जाएं, तो फिर बच्चे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। ये रिस्क भी तो लेना आसान नहीं होता है ना। मुझे बार बार लगता है कि मैं तुगलक ना कहलाऊं इतिहास में, किसी ने राजधानी बदली और लोग गए नहीं उससे तो ये डर भी लगता है। लेकिन 2019 में हमने ग्रेटर नोएडा में एक विकल्प देखा था। अभी कुछ दिन पहले मैं फिर वहाँ गया था एक बार, पर अभी उतना हमारी टीम को ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वहाँ उतना अच्छा माहौल मिल पाएगा तुरंत। करोल बाग को लेके भी हम काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि करोल बाग में अच्छी बात है कि मेट्रो स्टेशन एकदम वहाँ पर है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फायर एग्जिट्स दिखते हैं दूर से ही, लोहे की सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तुलनात्मक रूप से थोड़ा सेफ है। थोड़ा महंगा है बच्चों के हॉस्टल्स, यानी यहाँ अगर 10-11 हज़ार है तो वहाँ 12-13 हज़ार के आसपास में वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम मिलता है। तो हमने पिछले 5-6 दिन में एक काम और किया है। करोल बाग की टीम को हमने 5-6 लोगों की ड्यूटी लगाई
क्योंकि मेट्रो स्टेशन एकदम सामने ही है। वो मेट्रो पे बैठे, कुछ लोग इस तरफ जाएं, कुछ इस तरफ जाएं। हर स्टेशन पे उतर के आसपास जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे पूछे कि यहाँ पीजी मिल सकता है कि नहीं, मिलेगा तो किस रेंट पे मिलेगा, खाना मिलेगा या नहीं। करते करते वो लोग उत्तम नगर द्वारका तक चले गए एक साइड में, और लक्ष्मी नगर नोएडा दूसरी साइड में चले गए। और मेरे ख्याल से करीब 100 उन्होंने पीजीज की लिस्ट निकाल ली है, जहां हर स्टेशन पे उतर के 500-700 मीटर की दूरी के अंदर जो पीजीज वहां पर हैं। अब मान लीजिए कोई करोल बाग में क्लास करे, क्लास के बाद मेट्रो बैठा, जो कि 1-2 मिनट की बात ही है उसके लिए, और वहां से 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट मेट्रो से गया, उतर के 200 मीटर के बाद उसका पीजी है जहाँ खाना भी मिल जाता है। कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि गांधी विहार से नेहरू विहार तक क्लासरूम में आने में भी 15-20 मिनट लगे जाते हैं पैदल आने में। हम इस पर सीरियसली सोच रहे हैं, और हमने देखा कि कोई बच्चा अगर करोल बाग से आधे घंटे की जर्नी कर ले, उत्तम नगर चला जाए, तो उत्तम नगर में एक पीजी ऐसा मिला जहाँ 4,500 रुपये में खाना भी मिल जाता है। 3 रूम, मतलब ट्रिपल शेयरिंग रूम है। तो हर बच्चे की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो हमने वो एक एक्सेल शीट बना ली है, और अब हम ये सोच रहे हैं कि हिंदी मीडियम के कुछ बैचेस वहाँ भी शुरू करें। यहाँ तो रहेंगे, क्योंकि ये तो हिंदी माध्यम क्या कहेंगे, तंत्र का तंत्र तो यही है, न्यूरॉन का सिस्टम तो यही है। लेकिन अब हम कुछ बैचेस वहाँ शुरू करेंगे और बच्चों को ये चांस देंगे। नए बैचेस होंगे तो पहले से ऑप्शन होगा कि एक बैच यहाँ एक बैच वहाँ है, तो जिसमें बच्चे जाना चाहें। और यहाँ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी ऑप्शन देंगे, अगर वो जाना चाहें तो वहाँ के बैच में शिफ्ट हो जाएं, और टाइम देंगे पर्याप्त कि वो जाके शिफ्ट हो सके, अपना हॉस्टल देख के आराम से रहें। इससे ये होगा कि जब बच्चों के पास चॉइस हो कि अगर किसी बच्चे को यहाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ घुटन ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ चला जाए। वहाँ हम 100% निश्चित है कि चीज़ें कमर्शियली अप्रूव्ड हैं। यहाँ थोड़ा सा ग्रे एरिया है, क्लैरिटी कम है, क्योंकि एक पुराना एरिया है, रेजिडेंशियल है, मिक्स्ड लैंड यूज एरिया है, तो क्लैरिटी कम है। वहाँ क्योंकि बिल्डिंग्स प्योरली कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अप्रूव्ड हैं, बड़े साइज की हैं, तो सुरक्षा दिखती ज़्यादा है। तो ये हमने योजना मतलब फाइनल कर ली है। जब वहाँ बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे या हॉस्टल पूछने के लिए आएंगे, उनको पूरी एक शीट देंगे, 2 शीट देंगे, जिसपे 100 पीजी नाम लिखा होगा, पीजी का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, कौन से मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है, करोल बाग मेट्रो स्टेशन अगर करोल बाग में ही है तो यहाँ से दूरी कितनी है, किसी और स्टेशन पे है तो करोल बाग मेट्रो से उस मेट्रो तक का टाइम कितना लगता है, और उस मेट्रो स्टेशन से उस हॉस्टल की दूरी कितने मीटर की है। उसकी शीट बना ली हमने। मेरे ख्याल से कल तक वो शीट पूरी हो जाएगी, करीब 100 पीजीज का 7-8 हज़ार बच्चों के रहने की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मुखर्जी नगर के सारे बच्चों को ये ऑप्शन देने वाले हैं, मतलब ऐप के थ्रू ऑप्शन देंगे। एक उनसे पोल करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे कि वो यहीं पढ़ना चाहते हैं या करोल बाग शिफ्ट होना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें 1000 बच्चे बोलते हैं सारे बैच के मिला के कि हमें शिफ्ट होना है, तो हम 2 स्पेशल बैचेस या 3 स्पेशल बैचेस वहाँ बनाएंगे उन्हीं बच्चों के लिए, और वहाँ शिफ्ट कर देंगे उनको। और ये काम हम शायद जुलाई से शुरू करेंगे। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे, वहाँ भी शुरू करेंगे। हिंदी माध्यम के बैच यहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, और थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यदि कल को हाई कोर्ट से या कहीं से आदेश आता है कि मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट नहीं चल सकते, मेरे ख्याल से ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा आता है तो फिर हम पूरी तरह से करोल बाग शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे। अभी तो मुझे उम्मीद है कि फायर ऑडिट का नियम आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट चलने बंद हो जाएंगे। पर यदि बंद हुए तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे करोल बाग है, फिर हम सारे बच्चों को वहाँ शिफ्ट करवाएंगे, 1 आध महीने का ब्रेक देंगे, उस बीच में उनके साथ मिलकर हॉस्टल्स पे काम करेंगे, फिर क्लासेस शुरू करेंगे। तो मुखर्जी नगर में से सुचारू रूप से क्लासेस कब से शुरू होंगी? क्या इसकी कोई स्पष्ट सीमा रेखा हमारे सामने है, समय रेखा? मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार जो डीसीपी साहब की मीटिंग आधे इंस्टीट्यूट से हुई है, अभी आधे से होनी है, आज या कल में वो भी हो जाए। एमसीडी के कुछ लोग भी कल आए थे हमारी बिल्डिंग्स में, वो एग्जिट है या नहीं, फायर एग्जिट, वो देख के संतुष्ट थे। छत को देख के भी उन्होंने, मतलब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम किसी भी इमरजेंसी में अपने स्टाफ को और बच्चों को बचा सकते हैं। तो वो भी ऑडिट चल रहा है सब जगह, एमसीडी का भी चल रहा है, फायर डिपार्टमेंट का भी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आज काफ़ी एक्टिव है। कई बिल्डिंग्स में जहाँ मीटर अनसेफ है उनकी वायरिंग काट रहे हैं वो।
2 या 3 तारीख को हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट होनी है। उस दिन हाई कोर्ट के शायद चीफ जस्टिस इस मामले को देखने वाले हैं, तो वो अपने आदेश देंगे। हम उसका वेट कर रहे हैं। तो लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे, ताकि बच्चों को, मतलब वही टीचर्स स्टूडियो से क्लास लेंगे उसी टाइम पे, ताकि बच्चों का पाठ्यक्रम आगे चलता रहे। और जैसी कुछ क्लैरिटी आएगी 5, 7, 10 दिन में, उसके बाद फिर हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ठीक है सर, लगभग हमने वो सारे सवाल पूछ लिए जो सोशल मीडिया पे, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पे, कुछ अखबारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। एक बात एक यूज़र ने एक वीडियो में कही थी, और वो बात एक हद तक हंसाती भी है, या हंसाना कहना वर्ड शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन उद्वेलित करती है। वो ये था कि आप एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन खुद अनएथिकल व्यक्ति हैं। वो शायद आपकी चुप्पी से जुड़ी बात थी या किसी और बात पे। आप इस पर क्या कहना चाहते एकदम ठीक कहा उस बच्चे ने। मैं क्यों कहूँगी गलत कहा? क्योंकि भाई एथिकल अनएथिकल तो हर व्यक्ति दोनों होता है। हर व्यक्ति के अंदर अपने हित और समाज के हित को लेकर द्वंद्व रहता ही है, तो मेरे अंदर भी रहता ही है। और मुझसे क्लास में कहते हैं बच्चे कि सर आप एथिक्स पढ़ाते हैं, क्या हम ये माने कि आप बहुत एथिकल व्यक्ति? तो मैं उनसे कहता हूँ कि जैसे इतिहास पढ़ाने वाला इतिहासकार नहीं होता है, मैं साहित्य पढ़ाता हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ। दर्शन पढ़ाता हूँ, दार्शनिक नहीं हूँ। ऐसे मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, मैं उसका अध्यापक हूँ, उसके कंसेप्ट मैंने पढ़े हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप मुझसे कोई ऐसी अतिरिक्त उम्मीद ना रखें जिससे मैं असहज तरीके से जीवन जीऊँ। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने बलबूते जितना हो सकता है एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूँ। और एक एक बच्चा जो दृष्टि में आता है, मैं जैसे ये सब सुरक्षा व्यवस्थाएं पहली बार हमने बताई कि हमारे यहाँ क्या क्या है, बच्चों को नहीं पता होता, पर हम ये कर रहे हैं कई सालों से। 2019 से औपचारिक रूप से कर रहे हैं, फिर 2023 जनवरी से रोज़ रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। मैं खुद उस ग्रुप में रहता हूँ देखने के लिए। तो जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं, एक भी बच्चे की ज़िंदगी खतरे में ना हो सुनिश्चित करते हैं। हादसा ज़िंदगी में किसी साथ कब क्या हो जाए पता नहीं, वो तो दुर्भाग्य किसी के साथ हो सकता है, लेकिन मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि दृष्टि में ऐसी घटना तभी घटेगी जब कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक तबाही आएगी, वरना हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शायर का शेर पढ़ा, जॉन एलिया का, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हादसा मुखर्जी नगर और दिल्ली के तमाम हॉस्टल्स, पीजीज, लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूट्स के लिए पर्याप्त सबक हो और हम किसी और हादसे का इंतज़ार ना करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट्स के जो लोग हैं समझदार लोग हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ाना भी एक विशेष समझदारी की उम्मीद करता ही है, तो सब ये सुनिश्चित कर ही रहे होंगे अपने अपने स्तर पे कि चीज़ें उनके यहाँ सेफ हों। उसके लिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है उनकी उतनी सबकी जिम्मेदारी है, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। दुख ये है कि जिन बच्चों को चोटें लगी हैं उनको कीमत चुकानी पड़ी हम सबके समझदार होने के लिए। ये दुख है, उनके पेरेंट्स के लिए दुख है। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, पर मैं लगातार टच में हूँ। डेली अपडेट्स मुझे मिल रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस स्थिति में है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो बच्चे, अभी 2-3 बच्चे हैं जो अभी भी सर्जरी हुई या कुछ हुआ, उम्मीद है कि वो बच्चे भी सुरक्षित आ जाएंगे जल्दी ही। तो साथियों, ये थी वो बातचीत जो हमने डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर के साथ की। सर, आपके समय के लिए शुक्रिया, सारी बातों को डिटेल में बताने के लिए शुक्रिया, और आप सभी का भी शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इस पूरी बातचीत के साझेदार बने। धन्यवाद।